जय हिंद दोस्तों। आज के बाद जितने हमारे ये प्रैक्टिस सेट यहाँ पे स्टार्ट होंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको कराऊंगा जो हमारे आर्मी नर्सिंग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके साथ उसमें हर क्वेश्चन के साथ में कुछ और आपको वो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा और कुछ सवाल भी आपसे पूछूंगा कि जो हमारे पेपर पूछे जा सकते हैं। यानी हमारा प्रैक्टिस सेट यहाँ से हो जाएगा और अपना जो सिलेबस है ये भी पूरा हमारा कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे कराता चलो सभी के पॉइंट भी आप यहाँ पे नोट कर देना, ताकि एक आइडिया आपको ये लग जाए कि अगर ये क्वेश्चन हमारे पेपर पूछा गया है तो और हमें क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए जो हमारे पेपर में आ सकती हैं। और दोस्तों यकीन मान चलना, यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर सारे चीज आप वैसे तैयार करते चलोगे, आपका जब भी एग्जाम यहाँ 29 जून से लगने वाला, आपके पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन वहां से आपको दिखेंगे। जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, लखनऊ एएमसी सेंटर जो रिलेशन भर्ती वहां पे हुई थी। अच्छा ये बताओ, एक पौधों में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित यहाँ पे होता है? और ये चार ऑप्शन आपके सामने दिखी वहां पे जाते हैं। तो यहाँ पे काउंट करते ना स्कोर कितना आपका पहुंच रहा है। अब टारगेट आपको बढ़ा के ये मान चला हमें कैसे भी करके 40 क्वेश्चन यहाँ पे टारगेट बना के आपको चलना है। और यहाँ पे जो मैं पूरे क्वेश्चन कराऊंगा, आप ये देखना है कि कितना स्कोर आपका पहुंच रहा है। अब जो बच्चा 40 तक टारगेट वहां टच कर पा रहा है, मान चला तैयारी बहुत सही चल रही है उसकी, बस कंटिन्यू आप बनाए रखना। और जो बच्चों के टारगेट अभी 40 से कम हो रहे हैं, 35 हो रहा है, 36 हो, 37, उन्हें थोड़ी और मेहनत की जरूरत यहाँ पे होने वाली। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे इनके आंसर आपको बताता हुआ यहाँ पे चलूंगा और कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपसे पूछूंगा। आप ही को सोचना है क्या आपको इनके आंसर पता है कि नहीं पता है। तो फिलहाल तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पे क्या बताओगे, ये जो आपका बीजाणु यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, जो कि हमारा रिलेशन भर्ती में क्वेश्चन पूछा गया था। अब दोस्तों यहाँ पे देखना और क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा रही, मैं कुछ पॉइंट देखो मेन मेन पॉइंट लिखूंगा। आप सोचना है कि आपको इसका आंसर पता है कि नहीं पता है। जैसे कि जितने पॉइंट मैं यहाँ पे आपको नोट कराऊं, सारे आप यहाँ पे नोट करते चलिएगा। जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, आपसे ये कभी पूछा जाता है कि जो हमारी हड्डी होती है, मानो कि दोस्तों जो आपकी हड्डी होती है, इसमें पाया जाने वाला सर्वाधिक लवण कौन सा होता है? सर्वाधिक लवण आपसे पूछा जाता है, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो हमारी हड्डी में पाया जाने सर्वाधिक लवण अगर कभी आपसे पूछा जाए, तो आपको किसका नाम बताना? सीधा सीधा आप बताओगे कैल्शियम फास्फेट। किसका नाम बताओगे? कैल्शियम फास्फेट का दोस्तों नाम आपको बताना है। ये सारे पॉइंट आप दिमाग में देखते रहना, अगर जो चीज आपको ना पता हो याद करना, आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों एक चीज आपको देखा होगा, ये आपसे पूछी जाती है कि जो हमारी हड्डी होती है या फिर जो हमारी हड्डी होती है या फिर दोस्तों जो हमारे दंत होते हैं, दांत होते हैं, निर्माण तथा मजबूती है तो क्या आवश्यक? जो हमारी हड्डी है ये मजबूती हो, जो हमारे दांत होते हैं पता है कठोर होते हैं, इनके मतलब कठोरता के लिए क्या चीजें हमें जरूरत वहां पड़ती है। तो अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछा गया तो आप सीधा सीधा क्या बताओगे? एक तो बताइएगा कैल्शियम, एक क्या बताओगे? एक आपको बताना है कैल्शियम बताना है। एक दोस्तों आपका हो जाएगा फास्फोरस हो जाएगा, क्या बताओगे? फास्फोरस हो जाएगा। एक दोस्तों क्या बताओगे? फ्लोरीन। एक क्या बताओगे? फ्लोरीन। ये सीधे सीधे पॉइंट, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट आपको ना पता हो आप नोट जरूर करना, क्योंकि एग्जाम में ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि हमारे जो हड्डी होती है, दांत, इनकी जो कठोरता होती है, मजबूती होती है, इनके लिए हमें क्या क्या आवश्यक वहां पे होता है। एक क्वेश्चन अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए, तीसरा एक ये इंपॉर्टेंट नोट करना कि जो हमारे शरीर का, एक ये नोट करना कि हमारे शरीर का सबसे सबसे मजबूत भाग लिख के, या हिंदी में वहां पे ऐसा वर्ड लिखा रहेगा दृढ़ भाग, मजबूत भाग कौन सा? तो आप क्या बताओगे? हिंदी में ऑप्शन क्या आएगा वहां पे? दंत वल्क, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं? इनेमल बोलते हैं। जिसे आप क्या नोट करोगे यहाँ पे? इनेमल यहाँ पे नोट कर लेना। जिसे क्या बोला जाता है? यहाँ लिखेंगे क्या? दंत वल्क। आप यहाँ पे क्या लिख लेना? दंत वल्क दोस्तों कहा था। ये सारे आपके मेन पॉइंट है जो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, अगर कभी ये पूछा गया। अच्छा एक चौथा ही पॉइंट ये बताओ कि हमारी जो हड्डियां होती है इसमें कौन सी प्रोटीन आपकी पाई जाती है? जैसे कि जो आपकी हड्डी होती है, अगर इसी में ये पूछा जाए, अच्छा ये बताओ इसमें कौन सी आपकी प्रोटीन पाई जाएगी? तो हड्डी में कौन सी प्रोटीन आपकी पाई जाएगी? क्या आपको राइट आंसर यहाँ बताना है? तो सीधा सीधा आपको बताना है, इसमें आपकी एक ओसिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। कभी पूछा गया हड्डी में कौन सी प्रोटीन होती है, आप क्या कहोगे? ओसिन नाम की एक प्रोटीन आपकी वहां पे पाई जाती है। अगर कभी ये पूछा गया कि ये बताओ जो सबसे छोटी हड्डी,
अगर पूछा गया सबसे छोटी हड्डी हमारी कौन सी होती है, ये तो हम सभी को पता होगा, जो हमारे कान की एक स्टेपीज हड्डी होती है, ये सबसे छोटी हड्डी हमारी वहां पे हो जाती है। तो ऐसे कुछ मेन पॉइंट यहाँ पे वो हो जाते हैं जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मैं सारे क्वेश्चन के साथ साथ ही आपको मेन पॉइंट वहां बताता चलूंगा, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे हो जाए और हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस भी वहां पे कर ले जो हमारे पेपर पूछे जाते हैं, ताकि पूरा सिलेबस भी कवर हो जाए, हमें अलग से ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और एग्जाम के पहले तो मैं सारे आपको वो इंपॉर्टेंट पॉइंट करा ही देने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस जो चीजें जैसे बता रहा हूँ बस आपको फॉलो वहां पे करते हुए चलना है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था जयपुर जडारो में कि गतिशील जनन कोशिका का को क्या कहा जाता है। जो आपका गतिशील जनन कोशिका को क्या कहा जाएगा, तो इसको क्या कहोगे। एक बार ऑप्शन सारे आपके दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, आपको देखते ही माइंड वहां पे तुरंत क्लिक कर जाएगा, भाई इसका आंसर हमें पता है कि नहीं पता है। तो अगर आंसर क्यों, इसका आंसर क्या बताओगे, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, नर युग्मक। ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, नर युग्मक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो अब और क्या क्या चीजें हमारी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आते जाएंगे मैं सारे कराता जाऊं। अब ये वही इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, तो मैं सारे कवर भी करा दूंगा एग्जाम तक, बस साथ में बने रहिएगा। एक दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है इंपॉर्टेंट, एक ये नोट करना कि जो आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज क्या है। जो आधुनिक मनुष्य है जैसे हम लोग हैं, इनका मतलब पूर्वज का नाम अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाएगा, सीधा क्वेश्चन ऐसा लिख के आएगा वहां पे। ये क्वेश्चन वहां पे अगर ना पता हो लिख लेना, आधुनिक मनुष्य, आधुनिक मनुष्य हम यहाँ पे लिख देते हैं इसका पूर्वज, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया यहाँ पे पूर्वज। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज का नाम बता दो क्या है। क्वेश्चन ये पूछा भी गया है आपका, तो पूर्वज का नाम यहाँ पे क्या बताओगे, सीधा आपको लिखना है क्या, क्रो मैग्रन, क्रो मैग्रन मानो। ये दोस्तों सीधा सीधा आपको यहाँ पे नोट कर लेना। अगर कभी क्वेश्चन ये पूछा गया, अच्छा एक हमें ये बताओ, एक जो मैमथ होता है, क्या होता है मैमथ, ये मैमथ किसका पूर्वज है। अगर पूछा गया मैमथ, ये बताओ जो मैमथ होता है ये किसका पूर्वज है, ये क्वेश्चन सीधा पेपर में आपके दिखेगा वहां पे। तो मैमथ किसका पूर्वज बताओगे, ये पूर्वज हो जाएगा हाथी का। ये किसका पूर्वज बताओगे, ये आपको बताना है हाथी का पूर्वज आपका हो जाएगा। जो एक क्वेश्चन ये कई बार एग्जाम में आया है, जैसे फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है। फूलों का देखो यहाँ पे मैं सीधे आपको आपका पूरा मैं रिवीजन भी कराता हुआ चल रहा हूँ कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको अगर चीजें याद हैं तो ठीक है, कोई चीज अगर याद ना हो तो आप नोट जरूर करिएगा। कि ये बताओ अच्छा जो फूलों का अध्ययन होता है, अब ये फूलों का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो आप क्या बताओगे, एंथोलॉजी। क्या बताओगे, सीधा सीधा आप बताइएगा एंथोलॉजी आपका कहलाएगा। अगर कभी क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा ये बताओ कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, जो आपके क्या होते हैं कीट, एक यहीं पे नोट कर लेना। अगर कभी आपसे पूछा गया कि जो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को, वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, तब आप क्या राइट आंसर बताओगे। तो सीधा सीधा क्या नोट करोगे यहाँ पे आप लिखिएगा एंटेमोलॉजी, एंटेमोलॉजी ये वर्ड यहाँ पे आप नोट कर लेना। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, आप रिवीजन करते रहना, प्रैक्टिस जरूर ऐसे क्वेश्चन को आपको यहाँ पे करना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है। तो किसके माध्यम से आपका लाया जाएगा, ये चार ऑप्शन वहां पे दिखे थे जब पुणे जडारू में हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप इसका सीधा सीधा राइट आंसर क्या बता दोगे, ये जो आपके डिम्ब वाहिनी है क्या हो जाएगी, जिसे कि आपका फैलोपियन ट्यूब के नाम से ये जानी जाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दूसरे यहाँ पे क्या होता है, यहीं से क्या होता है आपका निषेचन होता है, यहाँ पे क्या होता है आपका निषेचन होता है। और निषेचित अंडाणु जो होता है ये भ्रूण में आपका बदलना वहां पे स्टार्ट आपका हो जाता है। तो क्या बताओगे, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आपने देखा होगा आपसे ये चीज पूछी जाती है वहां पे, एक ये बताओ अच्छा जो आपकी मछलियां का अध्ययन पूछा जाता है आपका, अगर एक ये बताना कि जो आपका मछलियों का युग, अच्छा ये बताओ मछलियों का युग, मछलियों का युग अगर कभी पूछा गया कि ये बताओ जो मछलियों का युग होता है ये कौन सा होता है, तो मछलियों का युग आपको क्या बताना है। ये दोस्तों यहाँ पे क्या आंसर बताओगे, सीधा सीधा बताना डिवोनियन,
डियोनियन, ये नोट करना, डियोनियन कल्प, ये सीधा राइट आंसर नोट करना। कभी पूछा गया मछलियों का युग क्या कहलाएगा, आप क्या बताओगे, डियोनियन कल्प आपका ये कहलाएगा। अगर कभी आपसे ये पूछ लिएगा दूसरा नंबर, अच्छा ये बताओ जो आपका सरीसृप होते हैं, अब ये बताओ सरीसृप का जो युग होता है ये क्या कहलाएगा। देखो ये युग वाले क्वेश्चन आपके पेपर पूछे भी गए होंगे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस वहां पे कर रहे होंगे। तो सरीसृप का युग क्या कहलाएगा, यहां पे क्या लिखोगे, मीसोजोइक, क्या लिखोगे, मीसोजोइक, ये आपका वहां पे कहलाता है सरीसृप का। अगर यहां पे कभी पूछ लिएगा उभयचर का युग, तीसरा नोट करना, अगर आपसे पूछा गया कि ये बताओ जो आपका उभयचर, उभयचर का युग आपसे पूछा गया तो क्या बताओगे यहाँ पे, इसको आपको क्या बताना है यहाँ पे, कार्बोनीफेरस, कार्बोनीफेरस, कार्बोनीफेरस कल्प, यहाँ पे एक वर्ड लिखना है। ये सारे कहलाएंगे मछलियों का युग, सरीसृप का युग, उभयचर का युग। अगर आपके एग्जाम में है तो गलत वहां बिल्कुल नहीं करना, ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट करना अगर कोई पॉइंट आपको क्लियर यहाँ पे ना हो। अगला क्वेश्चन पूछा जाए, पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। अब ये 4 ऑप्शन आपके दिखे थे जब ये जयपुर जटारो में हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप क्या बताओगे इसका राइट आंसर, सीधा 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 यहाँ पे बताना है, ये हो जाएगा जिब्रेलिक अम्ल, जिब्रेलिक अम्ल ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाए। दोस्तों जो आपका ये जिब्रेलिक अम्ल होता है ये पौधों की वृद्धि को क्या करता है, बढ़ा देता है, जो पौधे छोटे होते हैं उनकी वृद्धि को यहाँ बढ़ा देता है। अब ये क्या जो उनके तने होते हैं ना, तने, पौधे तने होते हैं उनकी लंबाई क्या करता है, ये बढ़ाता है। अब भाई तने की लंबाई अगर बढ़ेगी जो पौधा होगा उसकी मान लो वृद्धि हो ही जाती है वहां पे, तो यही राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जिब्रेलिक अम्ल यहाँ पे हो जाता है। अब आप देखोगे एक क्वेश्चन आपसे ये कई बार पूछा गया होगा, नोट करना इंपॉर्टेंट ये भी है, एक जितने मुझे याद आते जाएंगे जो आपके मेन मेन क्वेश्चन है जो पेपर पूछे जा सकते हैं मैं सारे आपको यहीं पे नोट करा दूंगा। आप यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन ना याद ना पता हो आपको उसका आंसर तो नोट जरूर करना, क्योंकि यहाँ से हो सकता है कौन सा क्वेश्चन आपके पेपर वहां पूछ लिया जाए और आपको सभी के आंसर वहां पता होने चाहिए। अगर कभी आपसे ये पूछा गया, अच्छा सबसे बड़ा जीवित पक्षी, अगर कभी आपसे ये पूछा गया बड़ा भी हो, सबसे बड़ा भी हो और जीवित पक्षी अगर आपसे पूछा गया, जीवित हो, अभी जीवित पक्षी का नाम पूछ लिया जाए तो आप किसका नाम बताओगे, तो आपको नाम बताना है किसका, शुतुरमुर्ग का, किसका नाम बताओगे, शुतुरमुर्ग का नाम यहाँ पे बता देना है। अगर कभी आपसे एक दूसरा क्या चीज पूछी जा सकती है, अच्छा ये सबसे बड़ा हमने देख लिया, अब यहीं पे अगर पूछा जाए सबसे छोटा पक्षी, सबसे छोटा पक्षी किसका नाम बताना है, हमिंग बर्ड का, किसका नाम बताओगे यहाँ पे, आप बताओगे सीधा सीधा नाम हो जाएगा हमिंग, हमिंग बर्ड का नाम आपको यहाँ पता होना चाहिए। अच्छा अगर आपसे ये पूछ लिया गया तीसरे नंबर पे, अच्छा ये बताओ जो उड़ ना सकने वाला, उड़ ना सकने वाला, उड़ ना सकने वाला पक्षी का नाम बताओ, वो पक्षी तो है लेकिन भाई उड़ नहीं पाता है, तो कौन सा पक्षी का नाम आपको बताना है, तब आप बताओगे कीवी, एक नाम लिखिए कीवी, और एक नाम और नोट कर लेना एमू, कीवी एमू, ये दोनों यहाँ पे नोट कर लेना, ये हो जाएंगे, मतलब क्या होते हैं उड़ नहीं सकते ये पक्षी, ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करना। भाई ये हर इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है जो पेपर पूछे जा सकते हैं, सारे पॉइंट नोट करना अगर किसी का आंसर ना बताओ। अच्छा ये बताना निम्न में से कौन सा पौधों के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है, विभाजन में सक्षम है, बताओ इन 4 ऑप्शन में किसका नाम आपको बताना है। पुणे जडारो हमारे सीधे सीधे क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अब ये आप जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट बहुत होता है, तो आपको अच्छे से इन क्वेश्चन को वहां पे तैयार करना, और साथ जो मैं पॉइंट बताता चल रहा हूँ वो तो आपको नोट ही करने, क्योंकि हर पॉइंट में सिलेक्टेड ही वहां बताऊंगा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका सीधा राइट आंसर दोस्तों क्या बताओगे, ये हो जाएगा विभोजोतक, ऑप्शन 3 आप इसका राइट आंसर यहाँ पे बता दें। दोस्तों जो आपको ये विभोजक उत्तर होते हैं ये क्या होते हैं, लगातार इनमें विभाजन वहां पे होता रहता है। अब ये ऊतक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं, यानी जो हमारा वृद्धि होती है किसी में वृद्धि होती है उनके लिए ये आपके वहां पे जिम्मेदार आपके वहां पे हो जाते हैं।
और जो एक क्वेश्चन आपको पता है उसमें आपका रिलेशन बढ़ती हुई लखनऊ में हुई थी, वहां पे एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, याद आएगा मैं नोट, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट याद आएगा मैं सारे कराऊंगा, लेकिन एग्जाम तक अब जितने मैं बता रहा हूँ आप सीरियस हो जाना और सारे क्वेश्चन अच्छे प्रैक्टिस वहां पे जरूर करते रहना। अच्छा ये बताओ, अच्छा लिखना सीधा क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ पे, ये बताओ घोंसला बनाने वाला, घोंसला बनाने वाला सांप का नाम बताओ, कौन सा सांप ऐसा है जो घोंसला बना के वहां पे रहता है, तो किसका नाम बताना है, तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा किंग कोबरा। क्या बताओगे, किंग कोबरा का नाम यहाँ पे आप राइट आंसर नोट करिएगा। अगर कभी आपसे एक चीज ये पूछी जाए, अच्छा एक ये बताओ कि विश्व में एकमात्र ऐसी छिपकली है जो जहरीली होती है, तो जहरीली छिपकली का नाम अगर आपसे पूछा गया कि एकमात्र ही है, मतलब एक छिपकली का नाम बताओ, एक क्या पूछेगा, एक छिपकली का नाम ऐसी बताओ जो कि कैसी है, जहरीली है। विश्व में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, विश्व में एकमात्र जहरीली छिपकली का नाम बताओ, तो आप किसका नाम बताओगे, तो यहाँ पे उसका नाम क्या नोट करोगे, यहाँ पे सीधा लिखिएगा गीला मॉन्स्टर, गीला मॉन्स्टर, ये छिपकली का दोस्तों नाम यहाँ पे हो जाएगा, जिसे आपका हीलोडर्मा, इसे आपका अन्य नाम क्या हो, इसे आपका हीलोडर्मा के नाम से भी आपकी ये जानी जाती है, हीलोडर्मा के नाम से भी आपकी ये जानी जाती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे नोट करना, कोई पॉइंट अगर ना याद हो नोट जरूर वहां पे करेगा। अच्छा ये बताओ, प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं, जो सबसे ज्यादा सफेद जो आपके वो फाइबर होते हैं, सफेद फाइबर होते हैं, ये कहाँ पाए जाएंगे, ये चार ऑप्शन वहां पे दिए गए थे जब ये आपका दानापुर जडारो में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप इसका राइट आंसर कितना बताओगे यहाँ पे, तो सीधा सीधा आपको राइट आंसर बताना भाई सिराए में, ऑप्शन दो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाते। दोस्तों जो आपकी सिराएं होती है ना, ये शरीर में रक्त को हृदय की ओर ले जाती है, हृदय की ओर आपकी ये वहां पे ले जाती है। अगर कभी पूछा गया सिराओं का काम क्या होता है, जो हमारा हृदय, जो हमारा रक्त होता है, ये क्या करते हैं, हृदय की ओर, रक्त को हृदय की ओर यहाँ पे लाते हैं। अब जो एक क्वेश्चन आप देखो ऐसे आपसे पूछे जहां इनके कोष्ठ कक्षीय पूछे जाते हैं, जैसे आपसे क्या पूछा जाएगा, अच्छा ये बताओ, एक का नाम बताओ जो आपका चार कक्षीय, एक क्वेश्चन पूछेगा चार कक्षीय हृदय वाला, चार कक्षीय हृदय वाला सरीसृप का नाम बताओ, सरीसृप अगर वर्ड यहाँ पे लिख गया तो आप किसका नाम बताओगे, मतलब उसका हृदय जो होगा चार कक्षीय होगा और वो सरीसृप भी वहां पे होगा, तो किसका नाम बताओगे, यहाँ पे सीधा बताओगे मगरमच्छ, किसका नाम बताओगे, मगरमच्छ का नाम बता देना। अगर कभी आपसे एक चीज ये पूछ लिया गया, अच्छा एक हमें ये बता दो कि अंडे देने वाले, अंडे देने वाले स्तनपाई, स्तनपाई जीव का नाम बताओ। दोस्तों यहां से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में आपके पूछे थे आर्मी नर्सिंग के, तो ये सारे अगर कोई क्वेश्चन का डाउट लग रहा है, किसी का आंसर आप नहीं बता पा रहे हो, तो वो टॉपिक अच्छे से फोकस जरूर कर लेना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन वहां से पूछे जाएंगे। ये क्या बताओगे यहाँ पे, वो हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्डीना, इसका राइट आंसर क्या लिख लोगे, यहाँ पे लिखिएगा एकिडना, क्या लिखोगे, एकिडना एवं, एवं प्लेटिपस, प्लेटिपस, ये नाम यहाँ पे हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि ऐसे आंसर हम नहीं बता रहे हैं, तो भाई आपकी तैयारी अभी कमजोर चल रही है, और ज्यादा फोकस वहां पे आप करिएगा अगर एग्जाम हमें क्वालिफाई वहां पे करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं कराता चल रहा हूँ बीच बीच में, आप देखते भी चलना है कि क्या क्या चीजें हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती है। जैसे कि ये बताओ, एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है, तो फूल के प्रजनन का भाग कौन सा आप बताओगे, भाई ये तो हमने कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हमारा हो चुका है, ये होता है पुंकेसर और कार्पलस भाग, दोस्तों यहाँ पे होता है। दोस्तों यहाँ पे जो आपका पुंकेसर दिया गया, पुंकेसर क्या होता है, ये दोस्तों होता है नर जनन अंग, ये क्या होता है आपका नर जनन अंग, दोस्तों आपका पुंकेसर यहाँ पे हो जाता है। और ये दोस्तों जो कार्पलस दिया गया, ये क्या हो जाता है, ये दोस्तों आपका होता है मादा जनन अंग, ये क्या हो जाता है, मादा जनन अंग, दोस्तों यहाँ पे आप नोट कर लेना। और यही परागण और निषेचन आपका होता है, परागण और निषेचन जो होता है इन्हीं में आपका होता है, पुंकेसर और कार्पलस में ही आपका वहां पे होता है। और एक क्वेश्चन आप देखा होगा, एक एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे, जो जितने मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद है मैं सारे आपको नोट कराऊंगा।
अब आपको ये सारे क्वेश्चन याद जरूर करते चलना है, क्योंकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब मैंने ये मान रखा कि मैं एग्जाम तक आपको वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो आप पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी पेपर जब भी आप बैठो आपके यहाँ से कोई क्वेश्चन ना जाए, लेकिन ये सारे आप तैयार जरूर वहां पे करते हुए चलना। अगर कभी दोस्तों आपसे ये पूछा गया भारत की विशालतम मृग प्रजाति, अच्छा ये बताओ, भारत का पूछा जा रहा है, भारत की विशालतम, विशालतम एक जो मृग होता है, मृग प्रजाति का नाम बताओ, मृग प्रजाति का नाम क्या यहाँ पे हो जाएगा? तो सबसे ज्यादा आपने देखा होगा जो गांव में नील गाय क्या होती है, नील गाय, यही आपका राइट आंसर क्या बताओगे, नील गाय आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगर कभी आपसे ये पूछ लिया गया, अच्छा एक चीज हमें ये भी बता दो कि अगर कभी पूछा गया आपसे उड़ने वाला, उड़ने वाला आप बताओ स्तनपाई कौन सा हो जाएगा? स्तनपाई भी है लेकिन उड़ भी सकता है, तो आप क्या राइट आंसर बताओगे? तो यहाँ पे भाई तब भी आप क्या बताना है, चमगादड़, किसका नाम बताओगे, चमगादड़ का नाम यहाँ पे आपको बता देना। अगर कभी क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया, तीसरा इंपॉर्टेंट आपका ये हो गया, उड़ने स्तनपाई चमगादड़ हमारा हो गया। तीसरा एक ये नोट करना, अच्छा ये बताओ आप, 6 टांगों वाला, 6 टांगों वाले, 6 टांगों वाले जो जीव होते हैं ये क्या कहलाते हैं, ये कौन से वर्ग में आपके आते हैं जिनके 6 टांगे होती हैं? तो कौन से वर्ग में आएंगे आपको बताना, ये आते हैं सारे आपके कीट वर्ग। एक जो आपका कीट वर्ग होता है इसमें ये सारे आपको वहां पे देखने को मिलते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहाँ पे नोट करना, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे हो जाते हैं जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद अगर आप किसी बच्चों को ये लग रहा है भाई हम ऐसे आंसर वहां पे नहीं दे पा रहे, या किसी को ये लगता है भाई हमारी तैयारी अभी कमजोर है, अब पता नहीं हमारा एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा, तो भाई अब आपको क्यों नोट्स वहां पे बनाने की जरूरत अब नहीं, मैंने ऑलरेडी सारे कंप्लीट नोट्स आपको दे ही रखे। सीधा आप जैसे यहाँ पे मान चलना, जो आपका एनए वाला एप्लीकेशन है उसे जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड करोगे, ये जो आपका फोल्डर यहाँ पे दिख रहा है जहां पे आपको सारे कंप्लीट नोट्स, तो अपलोड ही अपलोड है, नोट से ज्यादा फोकस आपको जो इसमें मैंने एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दे रखे उस पर ज्यादा फोकस करना है। जैसे आपका बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, किसी मैंने 28 दे रखे, किसी 32 होंगे, किसी के आपके 3000 होंगे, ऐसे आपका जीके होगा, मैथ होगा, बस वो क्वेश्चन आपको अब तैयार वहां पे करना। अगर एक बार आपने वो सारे क्वेश्चन तैयार करके अपना एग्जाम देने जाते हो ना, जब भी आप पेपर में बैठे हो यकीन मान चलना एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। देखिए वो सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर लेना, अभी इतना टाइम है आपके पास कि आप वो सारे क्वेश्चन वहां पे एक बार देख जरूर लेना। अगर वो तैयार करके एग्जाम में बैठ गए 100% एग्जाम क्वालिफाई हो। और दोस्तों यहाँ पे आपको पता है ये नोट्स ऑफ आप जो ने प्रोवाइड करा रखे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे, इसके साथ साथ मैंने 50 प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे आपको डाल रखे, क्योंकि अब जो ये टाइम बच रहा है ना, जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट वहां पे दे पाओ या साथ साथ जितने ज्यादा आप एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस वहां पे कर पाओगे, उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट वहां पे देखने को मिलने वाला है। तो वो सारे चीजें आप अच्छे से वहां पे तैयार करते हुए चलना। सीधा प्ले स्टोर पे जाना, एनए वाला नाम से एप्लीकेशन है, ये आप वहां पे डाउनलोड कर लेना, सारा चीज इसी फोल्डर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये हमसे पूछ रहा है कि मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाओं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को इस द्वारा, किसके द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है? तो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, आप क्या बताओगे इसका राइट आंसर? तो सीधा सीधा क्या बताना है आपको, ये होगा भाई हमारा जो मेडुला होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है, यानी कि मेडुला जो होता है मस्तिष्क का एक हिस्सा आपका होता है जो कि आपके अनैच्छिक क्रियाओं क्या करता है, कंट्रोल आपका वहां पे ये करता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन आप देखा होगा, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होंगे, एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया था, अच्छा ये बताओ जो आपका लार होता है, लार किसके पाचन में, लार पाचन में सहयोग करता है, किसके पाचन में ये आपका सहयोग कर देगा? अगर कभी आपसे ये पूछा गया तो किसके पाचन में सहयोग करेगा, तब आपको बताना सीधा स्टार्च का नाम, किसका नाम बताओगे, स्टार्च का नाम बता देना है। अगर कभी आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया, अच्छा ये बताओ कि हमारे शरीर में, शरीर में अगर कभी आपसे ये पूछ लिया गया शरीर में पाचन का, शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहां पे होता है, अधिकांश, अधिकांश भाग कहां पे होता है, यानी जो हम लोग खाना खाते हैं ये कहां पे सबसे ज्यादा डाइजेस्ट होता है, पाचन कहां पे होता है? तो आप क्या बताओगे, तब आपको सीधा बताना है छोटी आंत, कहां पे हो जाएगा,
राइट आंसर बताओगे छोटी आंत, आपको सीधा राइट आंसर आपको देना है। अगर कभी आपसे एक क्वेश्चन ये यहाँ पूछा गया तीसरा, अच्छा ये बताओ स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने वाला एंजाइम क्या होता है, कि जो आपका स्टार्च होता है, स्टार्च, स्टार्च को किस में बदल देगी, ग्लूकोज को, स्टार्च को बदल देगी ग्लूकोज में। अब ये पूछा जाएगा स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने वाला एंजाइम कौन सा होता है, तो उस एंजाइम का नाम क्या बताओगे आप, ये बताओगे सीधा सीधा एमाइलेज। एंजाइम का नाम क्या बताओगे, एमाइलेज आप बता देना। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आपको दिखेंगे। तो ये सारे आपको कंप्लीट तैयार वहां पे आपको होने चाहिए, जितने हमें इंपॉर्टेंट याद आएंगे कि भाई ये चीज आपके एग्जाम में पूछी जा रही है, मैं सारे आपको कराते हुए यहाँ पे चलता रहूंगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, आनुवांशिक सामग्री के वाहक हैं। आनुवांशिक सामग्री के वाहक कौन होते हैं, सीधा बताना भाई जीन ही तो होता है, जीन। अब देखा होगा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा भाई इनके लक्षण इनके जैसे दिख रहे हैं, इनके पिताजी से, इनकी मम्मी से, इनके दादाजी से, तो ये क्या होता है भाई, जीन ही तो होते हैं। तो एक जो उनके मान लो गुण होते हैं, एक लोग से दूसरे लोग में क्या होता है, ट्रांसफर वहां पे होते हैं। तो क्या बताओ, जीन आपके यहाँ पे हो जाते हैं। और जो आपका ये जीन होता है ना, ये क्या होता है, आपका जो डीएनए होता है ना, डीएनए, डीएनए का एक खंड ही यहाँ पे होता है, ये वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल वहां पे आपके ये करते हैं। तो क्या बताओगे, जीन आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और दूसरा एक क्वेश्चन अगर एक एग्जाम में ये पूछा गया था कि अच्छा ये बताओ, जो हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावित कहाँ से होता है। देखा होगा जो हमारे पेट में आपका क्या होता है, HCl अम्ल होता है, ये कहाँ स्रावित होगा। सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है ये कहाँ स्रावित होता है, कहाँ से निकलता है, तो कहाँ से बताओगे, ये आपका अमाशय से। क्या राइट आंसर बताओगे यहाँ पे, अमाशय आपका राइट आंसर यहाँ बता देना। अगर कभी आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया सेकेंड, ये बताओ ग्लूकोज को आपका इथेनॉल में क्या पूछेगा, ये सीधा आएगा, ग्लूकोज जो आपका होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज को एथेनॉल में, ग्लूकोज को आपका जो एथेनॉल होता है, एथेनॉल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम क्या होता है, यानी ग्लूकोज का इथेनॉल में परिवर्तित करने वाला अगर एंजाइम का नाम अगर पूछा गया, तो आप क्या बताओगे, ये हो जाएगा जाइमेज। क्या लिख लोगे, जाइमेज, यहाँ पे नोट कर लेना। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया कि हमारे शरीर में, ये बताओ हमारे शरीर में ये जो आपका यूरिया होता है, यूरिया, यूरिया की उत्पत्ति, यूरिया की उत्पत्ति कहां से होती है, हमारे शरीर में यूरिया की उत्पत्ति कहां से होगी, तो क्या बताओगे, आपको बताना है यकृत। क्या बताओगे, यकृत आप बता दे रहे। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं और कई बार पूछे भी जा चुके हैं। मैं वही सारे सिलेक्टेड ही क्वेश्चन कराऊंगा जहां सिलेक्शन आपका हो जाए। अब केवल हमें वही चीजें पढ़नी जो हमारे पेपर के लिए आपको ये जरूरी यहाँ पे होती हैं। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है, तो कौन सा ऐसा जानवर है जो अपना लिंग बदल सकता है, ये 4 ऑप्शन में किसका नाम बताओगे, राइट आंसर क्या यहाँ पे हो जाएगा, तो वो जानवर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सैंस, क्या हो जाएगा, सैंस ही होता है। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों ये कुछ आपने जो घोंघे देखा होगा ना, घोंघे, घोंघे क्या होते हैं, आपके उभयलिंगी होते हैं, ये आवश्यकता अनुसार लिंग अपना ये क्या करते हैं, बदल सकते हैं। आप देखा होगा, सैंस से लिख लो, या फिर आपके घोंघे, इन्हें क्या कहते हैं, घोंघे ही तो बोला जाता है। अब ये आवश्यकता अनुसार अपना लिंग क्या हो परिवर्तित वहां पे कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कौन सा, दानापुर जडारो में पूछा गया था, जो आपका बिहार में दानापुर जडारो पड़ता है, वहां आर्मी नर्सिंग के ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा ये बताओ आप, ये एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या होता है, क्या क्वेश्चन आया था वहां पे, एक ये पूछा गया था, एंजाइम लाइपेज, एंजाइम लाइपेज का स्रोत यहाँ पूछा गया, इसका स्रोत क्या यहाँ पे होता है, तो स्रोत क्या बताओगे आप, तो कभी अगर पूछा गया भाई ये क्या हो जाएगा, स्रोत इसका होता है अग्न्याशय। क्या बताओगे, अग्न्याशय दोस्तों इसका स्रोत यहाँ पे हो जाएगा। अगर क्वेश्चन, अगर ये एक क्वेश्चन ये पूछा गया तो हमारे शरीर में एक जो पूंछ जैसी संरचना होती है, क्या क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा ये बताओ, मानव शरीर में, मानव शरीर में एक आपकी जो पूंछ जैसी जो आपकी संरचना होती है, जो संरचना आपकी होती है, ये क्या कहलाएगी, ये क्या होती है, तो क्या बताओगे, यहाँ पे सीधा सीधा क्या लिखो, बृहदांत्र। क्या आंसर लिखोगे, बृहदांत्र, ये आंसर सीधा सीधा आप यहाँ पे नोट कर लेना। और दो एक क्वेश्चन ये आता है कि कार्बोहाइड्रेट के आपका अपघटन जब वहां पे होता है अंतिम रूप से क्या बनता है, यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट, कार्बो क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट
के अंतिम रूप से, जब इसका अपघटन यहाँ पे हो जाता है, इसके बाद जो आपका अंतिम रूप से क्या बनता है, तो क्या बताओगे, यहाँ पे आपको बताना है क्या बनेगा, ग्लूकोज। क्या बनेगा, ग्लूकोज, आपको यहाँ बता देना है। तो कार्बोहाइड्रेट के अंतिम जिसका पूरा अपघटन वहां पे होता है, अंतिम उत्पाद क्या बनता है, ग्लूकोज बनाना। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है, पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन क्या हो जाता है, ये आपका IAA जो यहाँ पे दिया गया, ये आपका यहाँ पे हो जाता है। इसका फुल फॉर्म अगर नोट करना चाहो लिख लेना, इंडोल थर्ड एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये यहाँ पे इसका फुल फॉर्म दोस्तों यहाँ पे नोट करना, नोट कर लेना। ये आपका एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला आपका एक ऑक्सीजन यहाँ पे आपका ये वहां पे हो जाता है। अब ये क्या करता है, कोशिका की जो वृद्धि होती है ना, जो हमारी कोशिकाएं होती है उसकी वृद्धि को ये वहां बढ़ा देता है। अब ये जड़ बनाने, क्या जो जड़ बनने और झुकाव में काफी ज्यादा आपकी सहायक भी आपकी वहां पे होती है पेड़ों में, ठीक है। अब अगर कभी एक क्वेश्चन अगर ये पूछा गया, ये आपका शायद आपका मेरे ख्याल जो रिलेशन भर्ती यहाँ पे हुई थी पिछली बार, वहां पे क्वेश्चन ये आपका बायोलॉजी में पूछा गया था, ये बताओ आपका जो यकृत होता है, सीधा आएगा यकृत एवं जो आपकी मांसपेशियों में, यकृत और मांसपेशियों में, सीधा सीधा पूछेगा, यकृत और मांसपेशियों में जो आपकी जमा ऊर्जा होती है, क्या पूछेगा, में जो आपकी जमा ऊर्जा होती है ये किस रूप में होती है, यानी यकृत मांसपेशियों में जो जमा ऊर्जा होती है किस रूप में होती है, तो क्या बताना है आपको, ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में होगी, ग्लाइकोजन के रूप में आपकी होती है। भाई आपकी ये हर क्वेश्चन सिलेक्टेड ही मैं करा रहा हूँ, तो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना अगर आपको एग्जाम यहाँ पे क्वालिफाई करना है। अगर कभी आपसे ये पूछ लिया गया, अच्छा एक हमें ये भी बता दो, अच्छा यहाँ पे कि जो आपका पित्त का निर्माण, पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है, अगर क्वेश्चन पूछा गया पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है, तो कहाँ बताओगे, आपको सीधा बताना इसका निर्माण आपका यकृत में, कहाँ पे होगा, यकृत में आपका होगा। ये दोनों पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है, तो कौन सा मदद वहां पे करेगा, किसका नाम आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों बताना जो आपकी गर्भनाल होगा, आप देखा होगा आपकी जो नली होती है, गर्भनाल होता है, वो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों जो गर्भनाल होता है माँ और भ्रूण के बीच के कड़ी यहाँ पे होती है, जैसे बच्चे का जन्म वहां पे होता है, आप देखा होगा कहते हैं भाई नाल वहां पे काट दो, यही होता है, क्योंकि जब तक बच्चा पेट में अंदर रहता है तो उसे जो पोषण तत्व चाहिए उसी नाल के द्वारा ही दिया मिलता है, या फिर उसे जो ऑक्सीजन चाहिए उसी के द्वारा ही वहां मिलता है। तो क्या बताओगे, आपका गर्भनाल आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा ये बताओ कि ऊर्जा की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है, अगर कभी पूछेगा प्रति इकाई, ये बताना ऊर्जा की मात्रा सबसे ज्यादा, ऊर्जा की मात्रा ये बताओ सबसे ज्यादा किसमें आपकी होती है, तो जो आपका वसा होता है, वसा में ऊर्जा की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, क्या बताओगे, वसा, आपको राइट आंसर यहाँ बता देना है। अगर कभी आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया 1 ग्राम वसा में, अगर कभी पूछा गया 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा की मात्रा वहां पे होती है, तो 1 ग्राम में कितनी मात्रा बताओगे, 9.2 या 9.3 कैलोरी, आपने सुना होगा, आपका आंसर हो जाएगा, क्या लिखो 9.3 कैलोरी, यहाँ पे सीधा सीधा आप राइट आंसर यहाँ पे नोट कर लेना। अगर जो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एक इंपॉर्टेंट नोट करना कि जो आपका प्रोटीन होता है, क्या होता है, प्रोटीन, प्रोटीन हो या वसा होता है, अब ये बताओ सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है, तो प्रोटीन हो गया, वसा की प्रचुरता मात्रा, बहुत ज्यादा मात्रा किसमें होती है, क्या बताओगे, जो आपकी मूंगफली होती है, किसमें होती है, मूंगफली का नाम आपको यहाँ बता देना है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे, सारे आप यहाँ पे नोट जरूर आप कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाला समुद्री जीव है, तो किसका नाम बताना, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया, ये 4 ऑप्शन आपके पूछ लिए गए, तो क्या बताओगे यहाँ पे, एकिनीडर्मेटा जो दिया गया, एकिनोडर्मेटा, ऑप्शन 2 सीधा राइट आंसर यहाँ बता देना है। आप काउंट करते हैं स्कोर कितना पहुंच रहा है, और जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ किस किस के आंसर बच्चों को वहां पता है। अगर किसी को लगता है भाई हमारी तैयारी कमजोर चल रही है, तो जो मैंने नोट्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड ही करा रखे, बस वो तैयार करके आप अपना एग्जाम देने जाना, पेपर में क्वेश्चन आपको वहां पे दिख जाएंगे। तो सीधा राइट आंसर क्या बताओगे, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है।
दोस्तों जो आपके ये होते हैं ना एकिनोडर्मेटा होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये दोस्तों एक प्रकार के समुद्री जीव होते हैं। क्या होते हैं? समुद्री जीव आपके होते हैं। इनमें त्वचा पर क्या होते हैं? हल्के छोटे छोटे कांटे टाइप के वहां पे आपके पाए जाते हैं, और ये आपके स्वतंत्र रूप से जल में रहते हैं, स्वतंत्र रूप से आपके जल में पाए जाते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की दोस्तों हम बात करें यहाँ पे कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे दोस्तों आपने देख सुना होगा एक स्टार फिश का नाम आपने सुना होगा, एक दोस्तों आपने स्टार फिश का नाम सुना होगा, या फिर दोस्तों एक आपका समुद्री अर्चिन होता है, एक क्या होता है नाम, समुद्री अर्चिन का नाम भी आपको यहाँ पता होगा, ये आपका होता है। ये केवल समुद्री वातावरण में ही आपके वहां पाए जाते हैं, ये बाहर वहां पे नहीं मिलते हैं, समुद्री वातावरण में ही आपके पाए जाएंगे। तो क्या बताओगे? ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। आइए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न हो सकती है, होती है? तो क्या बताओगे इसका राइट आंसर? तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, ये हो जाएगा लैंगिक जो प्रजनन होते हैं। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। क्या बताओगे? लैंगिक प्रजनन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और कभी अगर तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, अच्छा ये बताओ एक गिलास पानी से कितनी ऊर्जा मिलती है? मतलब जैसे कि आप मान लो एक गिलास पानी पी लो, 1 लीटर पानी पी लो, 2 लीटर पानी पी लो, तो आपको कितनी ऊर्जा मिलती है? अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो भाई पानी में कोई भी ऊर्जा आपकी नहीं होती, आप चाहे 1 लीटर पियो, चाहे 2 लीटर पियो, चाहे कुछ भी ना पियो, उससे आप कोई ऊर्जा वहां पे नहीं मिलने वाली। तो क्या बताओगे भाई? 0 कैलोरी ऊर्जा वहां पे आपको मिलती है। अगर क्वेश्चन दोस्तों ये आपसे पूछा गया, अच्छा ये बताओ अगर आप 100 ग्राम केला, अगर आप केवल 100 ग्राम केला वहां पे खा लो, तब आपको कितनी ऊर्जा मिलेगी? तो 100 ग्राम केला में कितनी ऊर्जा होती है भाई? यहाँ पे आप बताना 116 कैलोरी, 116 कैलोरी ऊर्जा आपको यहाँ मिलती है। अगर एक क्वेश्चन ये भी आप सुना होगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप अच्छे वहां प्रैक्टिस कर रहे होगे। अच्छा ये बताओ, एक इंपॉर्टेंट ये भी नोट कर लेना कि जो हमारे कहीं पे चोट लग जाती है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जब किसी को चोट लगती है तो घाव भरने के लिए, घाव भरने के लिए बताओ, अच्छा घाव भरने के लिए कौन से विटामिन हमें जरूरत पड़ती है? अगर ऑप्शन मानो दे दिया, बताओ अच्छा विटामिन ए होगा, विटामिन बी है, विटामिन सी है, या फिर विटामिन डी है, तो बताओ कौन सा विटामिन घाव भरने के लिए जरूरत हमें वहां पड़ती है? तो कौन सी विटामिन की हो जाएगी? तो क्या बताओगे? विटामिन सी की हमें जरूरत पड़ती है, जो घाव में कहीं लग जाता है, कहीं चोट लग जाती है, अब उसको घाव को भरने के लिए विटामिन सी की जरूरत वहां पे आपको पड़ जाती है। एक सवाल पूछा जा रहा है, पौधों का नर प्रजनन अंग कौन सा यहाँ पे होता है? और इसके बारे में मैंने अभी आपको बता ही दिया था कि यहाँ पे क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो पौधों का नर प्रजनन अंग क्या होता है? आप क्या बताओगे? पुंकेसर आपका हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। पुंकेसर दोस्तों होता है ये फूलों का एक नर अंग यहाँ पे होता है, और इसमें परागण उत्पन्न आपके वहां पे होते हैं, और ये पराग कोष और धागे से आपका ये बिल्कुल वहां पे बना हुआ आपका वहां पे होता है। और दोस्तों अगर कभी एक क्वेश्चन ये पूछ लिया गया आपसे, अच्छा ये बताओ जो सेब है, जो हम लोग मतलब सेब खाते हैं, तो बताओ सेब में सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सेब में सबसे ज्यादा क्या आपका किसकी मात्रा सबसे ज्यादा वहां पे होती है? तो क्या बताओगे यहाँ पे? यहाँ पे आपको बताना है किसकी मात्रा ज्यादा होती है? पोटेशियम की। क्या बताओगे? पोटेशियम की मात्रा सबसे ज्यादा यहाँ पे होती है। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, अच्छा एक हमें ये बताओ जो आपके आंत होते हैं, आंत होती है, आंत के जीवाणुओं द्वारा, क्या पूछा गया? आंत के जीवाणुओं द्वारा, आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित विटामिन अगर पूछा गया, संश्लेषित विटामिन कौन कौन सा होता है? किसका नाम बताओगे? एक विटामिन आपका डी हो जाएगा, के हो जाएगा, विटामिन बी 12 आपका हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन क्या आएगा? आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित विटामिन कौन सा होता है? विटामिन डी, के और बी 12 आप यहाँ पे बताना। ऑप्शन में यही आपके यहाँ पे दिख जाएंगे कोई ना कोई। और सेब में सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा? पोटेशियम आपको पता होना वहां पे चाहिए। अब इसके बाद उस हमारे केमिस्ट्री क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री का भी हमारे पेपर में पूछा जाता है। अब इसके भी हम लोग देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो हमारे पेपर में पूछे गए। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन सा यौगिक एक डबल बॉन्ड, एक आपका डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड कौन सा यौगिक होता है? तो क्या बताओगे? बताओ एसिटिलीन है, एथीन है, एथेन है, मीथेन है, तो डबल बॉन्ड वाला यौगिक कौन सा आपका हो जाएगा? सीधा सीधा किसका नाम बताना? इथीन का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर 2
आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे इथेन यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों जो आपका ये डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ये दो कार्बन परमाणुओं के बीच में ही आपका वहां पे पाया जाता है। और दोस्तों आप देखो केमिस्ट्री में ऐसे भी जो अयस्क होते हैं, ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए। जैसे अगर कभी आपसे ये पूछ लिया गया, अच्छा ये बताओ जो आपका टिन होता है, क्या होता है टिन? अब टिन का अयस्क पूछा गया, तो टिन का अयस्क क्या बताओगे? ये एग्जाम में कई बार एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है टिन का अयस्क। तो टिन का अयस्क क्या नाम बताओगे? यहाँ पे सीधा सीधा क्या लिखोगे? कैसिटेराइट। कैसिटेराइट आप यहाँ पे बता देना, क्या हो जाएगा? कैसिटेराइट। दोस्तों इसका आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैसिटेराइट। क्या राइट आंसर बताओगे? कैसिटे। दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। और अगर कभी आपसे ये पूछा गया टिन की जगह एक मरकरी, भी हमारे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ये बताओ मरकरी का अयस्क है, तो मरकरी का अयस्क आप किसका नाम बताना है? यहाँ बताइएगा सिनेबार का। सिनेबार का नाम आप यहाँ पे बता दोगे। किसका नाम बताओगे? सिनेबार का नाम बताना है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, अच्छा ये बताओ जो आपका माणिक्य, एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा माणिक्य और नीलम, माणिक्य और नीलम, माणिक्य और नीलम ये रासायनिक रूप से कैसे होते हैं? माणिक्य और नीलम, जो आपका नीलम होता है यहाँ पे नोट कर लेना, माणिक्य और नीलम। अब ये तो ये रासायनिक रूप से कैसे होते हैं? तो ये कैसे हो जाएंगे? ये आपके दोस्तों हो जाते हैं जो आपका एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं? एल्यूमिनियम के ऑक्साइड। यहाँ बता देना एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हो जाएगी। ये तीनों तीनों नोट करना इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे हो जाते हैं। इसके बाद अगर आपसे ये पूछा गया लेड नाइट्रेट का अत्यधिक गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरी गैस का नाम बताइए। जो आपकी निकलने वाली लाल भूरी गैस ये होती है आपकी, इस गैस का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो ये गैस कौन सी वहां पे हो जाएगी? तो यहाँ पे क्या बताना, ये गैस दोस्तों आपकी होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड की। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपको बता देना है। यानी कि जो आपका लेड नाइट्रेट होता है, क्या होता है? लेड नाइट्रेट PbNO3, NO3 का ये होल्ड ट्वाइस होता है। इसको जब आप गर्म करते हो तो कौन सी गैस निकलती है? NO2 गैस यहाँ पे निकलती है। अब यही NO2 गैस जो आपकी होती है एक लाल भूरी गैस होती है। कैसी गैस होती है? लाल भूरी गैस, यही आपकी यहाँ पे हो जाती है। अब एक क्वेश्चन देखा होगा आपके एग्जाम में, ये बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। ये बताओ जो मोती होता है इसकी रासायनिक संरचना हमसे पूछी जाती है। किसकी पूछी जाती है? जो आपकी मोती होती है। ये बताओ मोती का रासायनिक संरचना अगर कभी आपसे पूछ ली जाए तो ये क्या बताओगे? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बताओगे? ये हो जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे नोट कर लेना। अगर इसका रासायनिक सूत्र आपसे अगर पूछ लिया गया तो क्या बताओगे? Ca। इसका रासायनिक सूत्र अगर आपसे पूछा गया तो इसका रासायनिक सूत्र क्या बताना होगा? CaCO3 यहाँ पे बता दे रहा है। अब एक क्वेश्चन और आपसे, क्वेश्चन जो पूछा किसका जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत बार पेपर में हमारे पूछा गया है। किसका पूछा गया है? ये बताओ। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ अगर पेरिस अगर पूछा गया, ये रासायनिक नाम बता दो, क्या हो जाएगा? क्या बताओगे? कैल्शियम सल्फेट। रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट बताना है। अब इसका रासायनिक सूत्र अगर पूछा गया CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये भी यहाँ पे नोट कर लेना, CaSO4 इंटू हाफ H2O। और रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट यहाँ पे आप नोट कर लेना। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधे सीधे क्वेश्चन भाई दिखेंगे। बस जैसे प्रैक्टिस करा रहा हूँ, प्रैक्टिस करते चलो। पेपर में अगर आपको सिलेक्शन वहां पे लेना है, और जो मैंने नोट्स आपको दे रखे, जो आपका एनए वाला एप्लीकेशन है, बस अभी जितने क्वेश्चन वहां पे दे रखे ना, रट्टा मार डालो। रट्टा मार, जैसे आप पेपर में बैठोगे ना, आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन दिखेंगे। लेकिन जो टाइम बचा है मेहनत कर लो ताकि अपना एग्जाम वहां पे क्लियर हो सके। अच्छा ये बताना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर कौन सी गैस निकलती है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पे कौन सी गैस यहाँ पे निकलेगी? तो कौन सी गैस भाई बताओगे? भाई ये गैस हमारी हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, भाई इनके नाम अच्छे से याद कर लेना। जो आपका NaHCO3 है, इसे जब आप यहाँ पे गर्म करोगे, गर्म करने पे क्या बनता है? एक तो आपका बन जाएगा यहाँ पे NaCO3 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा? CO2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? जल। इन तीन का निर्माण यहाँ पे आपका होता है।
ये तीनों का निर्माण होता है। गैस पूछी जा रही है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे आपकी बनती है। अब एक क्वेश्चन ये आपसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, नोट करना कि जो आपका अमलगम होता है, क्या होता है? अमलगम, अमलगम बनाने वाली, अमलगम बनाने वाली धातु का नाम बताओ। अमलगम बनाने वाली धातु कौन सी यहाँ पे होती है, कौन सा धातु बताना है? तो आपकी धातु हो जाएगी पारा का नाम आपको बताना। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये भी आपका हो जाएगा कि जो आपका टांका, एक क्या होता है आपका टांका होता है, टांका एवं या टांका या शोल्डर, टांका या शोल्डर के अवयव बताओ कौन से। जो आपका टांका होता है, यहाँ पे नोट करना, टांका या फिर आर शोल्डर, इनके अवयव, इनके पार्ट कौन कौन से हो जाएंगे, क्या नाम बताना है। यहाँ पे दोस्तों जो आपका होता है शीशा, इसका परसेंटेज क्या होता है, 68% पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों जो आपका टिन होता है, टिन का परसेंटेज 32% यहाँ पे नोट करना है। ये क्या हो जाएंगे, इनके अवयव हो जाते हैं। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे पूछेगा भाई कि टांका या शोल्डर के अवयव का नाम बता दो, तो ये चीजें आपको यहाँ पता होनी चाहिए, तभी आप इनके आंसर वहां पे दे पाओगे। इसके बाद जो हमारा अगला सवाल आता है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है। तो तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार वहां पे आपकी की गई, क्या आंसर यहाँ पे बताना है। तो सीधा सीधा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम आपको बता देना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और हेनरी मोसले ने परमाणु संख्या पर आधारित आपका आधुनिक सारणी वहां पे दी थी, और प्रत्येक तत्व का स्थान उनके प्रोटॉन की संख्या पे आपकी आधारित वहां पे हो जाती है। तो क्या आंसर बताओगे, ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर कभी आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो आपका फोटोग्राफी होता है, क्या होता है फोटोग्राफी, अब ये बताओ जो आपकी फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि फोटोग्राफी में किसका यूज किया जाता है, क्या प्रयुक्त वहां पे होता है। तो क्या बताओगे यहाँ पे, सिल्वर ब्रोमाइड। तो किसका नाम आपको यहाँ बताना है, सीधा बताओगे सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड का यहाँ पे यूज हो। तो भाई हर क्वेश्चन सिलेक्टेड है, आप नोट जरूर करते हुए साथ साथ चलिएगा। अब इसका अगर पूछा गया क्या यूज हो, सिल्वर ब्रोमाइड, ये यहाँ पे नोट कर लेना जिसका यूज वहां पे किया जाता है। और दूसरा एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट नोट करना, कि जो आपका गैल्वेनाइजेशन में प्रयुक्त प्रमुख धातु क्या है। क्या पूछेगा सीधा सीधा, एक ये बताना, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन जो आपकी क्रिया दोस्तों आपकी यहाँ पे होती है, इसमें कौन सी धातु का यूज यहाँ पे किया जाता है, कि गैल्वेनाइजेशन की क्रिया में कौन सी धातु का यूज होगा। तो कौन सी धातु यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे सीधा सीधा आपका जो जस्ता धातु है, इसका यूज आपका वहां पे किया जाएगा। ये दोनों पॉइंट यहाँ पे नोट करना, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आपका रिपीट वहां पे हो चुका है, तो अच्छे से इसे प्रैक्टिस वहां पे आप कर लीजिएगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और यहाँ पे नोट करना जो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर कभी आपसे ये पूछा गया निम्न में से किस संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता, किसका नहीं किया जा सकता है बताओ। मिथाइल ऑरेंज होगा आपका, फिनोल्फिनीन हो जाएगा, इओसिन हो जाएगा, यूनिवर्सल आपका इंडिकेटर हो जाएगा। तो क्या राइट आंसर यहाँ पे बता देना आपको, इसका राइट आंसर आप कितना बताओगे। अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया तो सीधा सीधा राइट आंसर किसका बताना है, बताओ किसका यूज नहीं किया जा सकता। मिथाइल ऑरेंज का यूज हो ही सकता है, देखो फिनाल्फिथलीन दिया गया ना, इसका यूज दोस्तों आपका नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। दोस्तों ये क्या होता है, अम्लीय और तटस्थ विलयनों में रंगहीन आपकी वहां पे होती है, और ये क्षारीय माध्यम में आपको गुलाबी रंग वहां पे दिखाती है, और इसकी जो पीएच सीमा होती है आपका 8.2 से लेकर 10 तक आपकी वहां पे हो जाती है। और देखो इसका राइट आंसर 2 यहाँ पे नोट कर लेना। और एक एग्जाम में क्वेश्चन वो जो है जो बहुत बार पूछा गया है, सीधा ये पूछेगा कि जो आपका भार के अनुसार, क्या पूछेगा, भार के अनुसार, ये चीज यहाँ पे नोट करना कि भार के अनुसार जो आपका जल होता है H2O होता है, इसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज बताओ। जो आपका ये हाइड्रोजन होता है कि भार के अनुसार हाइड्रोजन का परसेंटेज जल में कितना होता है। तो ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया, ये सीधा सीधा आप क्या नोट कर लोगे, 11.11, 11.11%, सीधा सीधा ये वर्ड है यहाँ पे नोट कर लो कि अगर क्वेश्चन पूछा गया भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन का परसेंटेज क्या हो जाएगा, तो 11.11% आप यहाँ पे बता दीजिएगा। एक सवाल ये पूछा गया, उभय धर्मी प्रकृति का होता है, तो उभय धर्मी की प्रकृति कैसी होती है।
तो क्या बताओगे अगर क्वेश्चन ये हर क्वेश्चन आपके पेपर में करा रहा हूँ, वही पूछे गए। अब इनके साथ साथ जो जो चीजें और आपसे पूछी जा रही है वो मैं साथ साथ आप कराता हुआ यहाँ पे चल रहा हूँ, सारे चीजें आप अच्छे से प्रैक्टिस वहां पे करते चलना। तो उभय धर्मी प्रकृति का होता है, क्या हो जाएगा, ये आपका ZNO हो जाएगा, ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो ZNO होता है ये आपका अम्ल और क्षार, ये क्या होता है आपका अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार दोनों प्रकृति का होता है और यही गुण इसे उभयधर्मी बनाता है, क्योंकि ये अम्ल भी होता है क्षार भी होता है, इसी की वजह से इसे हम लोग उभयधर्मी आपका ये वहां पे कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो ये SO2 दिया जा रहा है ये क्या होता है, ये आपका अम्ली है, ये कैसा आपका, ये कहोगे भाई ये आपका अम्ली ही यहाँ पे होता है। और ये जो CO दिया गया ये क्या होता है दोस्तों, ये आपका क्षारी ही है, केवल ये केवल आपका क्षारी आपका वहां पे हो जाता है। लेकिन जो आपका ZNO हो ये आपका अम्लीय भी है क्षारीय भी है, यही आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अथवा एक क्वेश्चन आपसे ये कई बार पूछा गया है कि जो आपके न्यूक्लियर सिस्टम वहां पे होता है, क्या पूछेगा वहां पे कि जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर वहां पे होते हैं उसमें ये मतलब मंदक के रूप में किसका यूज होता है, मंदक के रूप में, तो किसका नाम बताओगे, भारी जल का नाम बताना। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ये बताओ जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरफ किसका यूज वहां पे होता है, कौन से पदार्थ का यूज वहां पे होता है, तो क्या बताओगे जो आपका भारी जल होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं DTO। अब ये क्या हो जाता है आपका भारी जल, इसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना, यहाँ से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका जो भारी जल का आपका वहां पे होता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इन निम्न में से किस धातु को चाकू के द्वारा आसानी से नहीं काट, हो यहाँ पे क्या लिखा है, नहीं काटा जा सकता है, चाकू के द्वारा आसानी से नहीं काटा जा सकता है, तब किसका नाम आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, एल्यूमिनियम आपका हो जाएगा, क्या एल्यूमिनियम, ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि एल्यूमिनियम क्या होता है आपका एक कठोर धातु है, ये क्या होता है आपका कठोर धातु बहुत ज्यादा आपकी यहाँ पे हो जाती है, जिसे आप चाकू के द्वारा वहां पे नहीं काट सकते। इसके अलावा दोस्तों आपका जो सोडियम है पोटेशियम है, ये जो सोडियम है और ये पोटेशियम, ये दोनों क्या होते हैं दोस्तों, इन्हें आप चाकू के द्वारा आसानी से काट सकते हैं। तो कभी क्वेश्चन पूछा गया उस धातु का नाम बताइए जो चाकू से हम लोग आसानी से काट सकते हैं, तो किसका नाम बताना है, एक नाम सोडियम बताना, एक नाम आपका पोटेशियम के यहाँ पे बता देना। और जो इन धातुओं का ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है इन धातुओं को रखा कहाँ पे जाता है, तो कहां पे इन धातुओं को रखा जाएगा, आप सीधा बताओ, जो आपका मिट्टी का तेल होता है कैरोसिन जो होता है वहां पे ये इन धातुओं को वहां पे आपका रखा जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो आपको ये लिथियम दिया गया, लिथियम क्या होता है, ये बहुत ही नरम धातु, ये भी आपकी क्या होती है, जो लिथियम होती है ये भी दोस्तों आपकी बहुत ही नरम धातु आपकी यहाँ पे हो जाती है। और दो एक क्वेश्चन आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका वनस्पतिक तेल है, क्या पूछेगा, एक ये इंपॉर्टेंट नोट कर लेना कि वनस्पति जो तेल होता है, सीधा नोट करना क्या यहाँ पे, वनस्पति तेल, वनस्पति जो आपका तेल होता है, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग होता है, यानी जो वनस्पति तेल होता है इनके हाइड्रोजनीकरण के लिए क्या पूछेगा, इसमें किस कौन सा उत्प्रेरक का यूज होता है, तो कौन सा उत्प्रेरक का नाम बताओगे, वो हो जाएगा आपका निकेल, कौन सा उत्प्रेरक हो जाएगा, निकेल उत्प्रेरक आपका हो जाएगा। ये कई बार क्वेश्चन आपका पूछा भी जा चुका है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय होता है, इनमें से कौन सा आपका अम्लीय है ये आपको यहाँ बताना है। तो अम्लीय इनमें से कौन सा आपका हो जाएगा, जो यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट दिया गया है ये आपका अम्लीय यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन 4 बताना। और पुणे जडाउर में सीधे सीधे क्वेश्चन आपका ये वहां पूछा जा चुका है, क्योंकि दोस्तों यह आपका एक नमक साल्ट हो जो कि आपका मैग्नीशियम सल्फर और ऑक्सीजन से बना यहाँ पे होता है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए इसका रासायनिक सूत्र अगर आपसे कभी पूछा जाए तो रासायनिक सूत्र क्या बताओगे, यहाँ पे सीधा सीधा MgSO4 यहाँ पे आपको बता देना, ये इसका रासायनिक सूत्र यहाँ पे आपका हो जाएगा। और दूसरा एक क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में आता है, अच्छा ये बताओ कि ये बताओ जो आपका उर्वरक होते हैं, उर्वरक होते हैं इनमें से कौन सा नहीं पाया जाएगा, उर्वरक में क्या चीज नहीं पाई जाती है, क्या आपको बताना है। जो आपके उर्वरक होते हैं इसमें जो आपका हाइड्रोजन होता है, क्या बताओगे, हाइड्रोजन, उर्वरक में हाइड्रोजन आपका नहीं पाया जाता है। और कभी तो अगर कभी ये पूछ लिया गया कि ये बताओ यूरिया क्या है, यूरिया आपकी क्या होती है, अगर कभी पूछा कि यूरिया क्या हो जाएगी तो यूरिया क्या बताओ, ये आपका एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है, क्या होता है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक आपका यहाँ पे हो जाता है। तो यूरिया भी नोट कर लेना, उर्वरक क्या होता है, उर्वरक में क्या नहीं पाया जाता, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर वहां पूछ लिया जाता है।
अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, तत्वों के उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे दिया गया है। तो ये आप एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका और मैंने इसे कई बार आपके सामने ला भी चुका, कई बार मैंने करा भी चुका हूं। तो इसका राइट आंसर किसका नाम बताना है, दिमित्री मेंडलीव का नाम आपको सीधा सीधा याद रखना है। ऑप्शन एक आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब एक क्वेश्चन ये भी दोस्तों आपका पूछा जाता है कि जो आपका यूरिया होता है, यूरिया में ये बताओ तो नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या होता है। अगर कभी आपसे ये चीज पूछ ली गई कि जो आपका यूरिया है, अब बताओ यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज कभी पूछा गया कि यूरिया में नाइट्रोजन जो होता है इसका परसेंटेज कितना यहाँ पे होगा, क्या बताओगे। 45% दोस्तों क्या होता है, आपका नाइट्रोजन इसमें पाया जाता है। अगर कभी दोस्तों आपसे ये पूछा गया कि यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है, ये जो आपका नाइट्रोजन तो पाया जाता है लेकिन ये इसका रूप क्या है, किस रूप में आपका पाया जाएगा, तो ये दोस्तों आपका एमाइड के रूप में, किस रूप में, एमाइड के रूप में आपका पाया जाता है। और पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, अगर कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो आपके पौधे होते हैं, अब ये बताओ जो पौधे होते हैं ये नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पे क्या बताओगे, नाइट्रेट के रूप में। क्या याद करोगे, नाइट। देखो ये तीनों क्वेश्चन आपको थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज वहां पे चेंज होगी, ये तीनों क्वेश्चन ऐसे यहाँ बनेंगे। सीधा पूछेगा यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना, 45% बताओगे। अब ये पूछेगा जो यूरिया में नाइट्रोजन जो होता है ये किस रूप में पाया जाता है, तो ये यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाएगा, ये आपका एमाइड के रूप में पाया जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो पौधे होते हैं ये नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, किस रूप में प्राप्त करते हैं, तो क्या बताओगे, ये आपका नाइट्रेट के रूप में वहां प्राप्त करते हैं। ये सारी चीजें आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब अगला सवाल पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। तो कौन सी आपकी नहीं करेगी, सीधा बताना भाई, एल्यूमिनियम नहीं करेगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। एल्यूमिनियम क्या होता है, एल्यूमिनियम पर एक ऑक्साइड की परत बन जाती है जो प्रतिक्रिया क्या करती है, रोक वहां पे आपकी ये देती है। अब ये परत धातु को निष्क्रिय वहां पे आपकी बना देती है। तो यहाँ पे क्या बताओगे, राइट आंसर एल्यूमिनियम आपका यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद जो आपका अगला सवाल आता है ये पूछा जा रहा है, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्लों और क्षारों दोनों से प्रतिक्रिया करते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा। जो अम्ल और क्षार दोनों से प्रतिक्रिया करते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, तो क्या कहा जाएगा, क्या बताओगे आप यहाँ पे, सीधा सीधा बताना है। आप यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड यहाँ बता देना। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों अगर कुछ चीजें देखो यहाँ पे ये नोट करना है कि जो आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है ये अम्ल और क्षार दोनों से ही आपका प्रतिक्रिया करता है। जैसे आपका ZNO हो गया, L2O3 है, इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिख लेना, जैसे आपका एक ये ZNO होता है इसका एग्जाम्पल हो जाता है, ये फिर आपका L2O3 इसका एग्जाम्पल होता है। अब इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि आपका उभयधर्मी होता है, ये अम्ल और क्षार दोनों के गुण यहाँ पे आपके पाए जाते हैं, अभी मैंने इसके बारे में बता ही दिया। अब कभी दोस्तों आपसे ये पूछा जाए, अच्छा ये बताओ जो साधारण नमक होता है, साधारण नमक होता है इसका रासायनिक नाम बताओ, रासायनिक सूत्र बताओ, क्या बताओगे, सोडियम क्लोराइड होता है। और रासायनिक सूत्र क्या होता है इसका, NaCl आपके यहाँ पे हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें, बेसिक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में वहां पूछे जाते हैं। और दूसरा एक क्वेश्चन आपका ये इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है कि जो आपसे सीधा सीधा क्या पूछेगा, एक्वा रेजिया क्या पूछेगा। अच्छा ये बताओ जो आपका एक्वा रेजिया होता है ये एक्वा रेजिया कैसे बनता है, एक्वा रेजिया कैसे बनता है, या इसका अनुपात आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, आपका इसमें क्या होता है आपका एक होता है जो आपका नाइट्रिक अम्ल, इसमें क्या लिखोगे, एक तो आपका हो जाएगा यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल लिख लेना, नाइट्रिक अम्ल, और क्या लिखोगे आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होता है। यानी जो आपका एक्वा रेजिया होता है इसका निर्माण कैसे होता है, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से इसका निर्माण आपका यहाँ पे होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन वहां पे रिपीट आपका हो चुका है। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, निम्न में से किसका उपयोग सटीक पीएच मापने के लिए किया जाता है। तो सटीक पीएच मापने के लिए किसका आप वहां पे यूज करोगे, तो किसका यूज किया जाएगा, हम सीधा सीधा बताएंगे वहां पे कि सार्वभौमिक जो आपके सूचक है इनका यूज वहां पे किया जाता है। यानी जो आपके यूनिवर्सल इंडिकेटर होते, अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपके यूनिवर्सल इंडिकेटर होते इनकी पीएच रेंज अगर कभी पूछ ली जाती है, ये बताओ इनकी जो आपकी पीएच रेंज होती ये कितनी होती, ये बताओ 1 से 14 के बीच में आपकी वहां पे दिखाई जाती है। अब ये क्या होता है, रंगों के परिवर्तन द्वारा हम लोग इसके पीएच मान वहां पे बनाते हैं।
अब एक क्वेश्चन ये पूछा गया आपके एग्जाम में, कई बार ये एग्जाम में रिपीट भी हुआ है, कि जो आपका आयोडीकृत लवण होता है, क्या पूछेगा ये बताओ आप, आयोडीकृत, आयोडीकृत दोस्तों आपका जो लवण होता है, आयोडीकृत दोस्तों आपका ये लवण होता है, ये क्या होता है, लवण में क्या रहता है, आयोडीकृत लवण में क्या रहता है, अगर एग्जाम में कभी आपसे पूछा गया तो क्या बताओगे, यहाँ पोटेशियम क्लोराइड, क्या बताओगे क्या रहेगा यहाँ पे, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड आपको यहाँ पे रहेगा, ये चीज सीधा सीधा आपको बता देना है। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा गया आप कि ये बताओ जो आपका चूने का पानी होता है, क्या होता है, चूने का पानी होता है, ये क्वेश्चन सीधा से कैसे लिख के आएगा, चूने के पानी में कभी अगर आप उसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें प्रवाहित वहां पे कर दो तो उसका रंग कैसा हो जाता है, कि चूने के पानी में अगर आप CO2 गैस यहाँ प्रवाहित कर दो तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, क्या बताओगे, दूधिया रंग कैसा हो जाएगा, यहाँ बताइएगा, दूधिया रंग आपका यहाँ पे हो जाता है। अब एक क्वेश्चन आप देखा होगा जो आपका नीला थोथा होता है, इसका रासायनिक सूत्र हमारे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, किसका पूछा गया, यहाँ पे लिखिएगा नीला थोथा, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र बताइए क्या हो जाएगा, क्या सीधा लिखोगे, CuSO4 इंटू 5H2O, ये सीधा सीधा नोट करना, ये एग्जाम में हमारे बहुत बार ये चीज रिपीट आपकी वहां पे हो चुकी है, तो ये सारे के आंसर यहाँ पे एक बार आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है फास्फोरस की परमाणुता क्या होती है, फास्फोरस की परमाणुता क्या हो जाती है, तो क्या बताओगे, सीधा सीधा ये आपका होता है बहुपरमाणुविक, दोस्तों आपका यहाँ पे हो जाता है, जो आपका फास्फोरस होता है, फास्फोरस का जो अणु होता है ये समानता क्या होता है, P4 होता है, क्या होता है, P4 आपका यहाँ पे होता है, इसका मतलब एक अणु में आपके 4 फास्फोरस परमाणु आपके वहां पाए जाते हैं, इसीलिए इसे आपका बहुपरमाणुविक आपका वहां पे कहा जाता है, इसीलिए क्या कहते हैं, बहुपरमाणुविक आपका वहां पे कहा जाता है। क्या बता दो सीधा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब ये बताना निम्न में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है, देखो यहाँ पे आपका धातु लिखा है, ये ध्यान से देखना, और क्या होती है, तरल यहाँ पे होती है, तो किसका नाम आपको बताना, धातु भी हो और तरल भी हो, तो किसका नाम आप सीधा बताओगे, ये आपका हो जाएगा पारा, मरकरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका उपयोग कहाँ पे होता है, हमें पता, जो थर्मामीटर होता है, बैरोमीटर होते हैं, वहां पे आपका पारा का यूज वहां पे किया जाता है। अब इस पारे के जो आपका यूज उससे पहले बहुत ज्यादा होता था, लेकिन ये क्या होता है, काफी जहरीला भी वहां पे होता है, तो इसका अब यूज क्या किया गया, धीरे धीरे आपको ये कम वहां पे कर दिया गया, अब इसका यूज ज्यादा आपका वहां पे नहीं किया जाता है। अब दूसरा एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अशुद्धियों के कारण जो द्रव का क्वथनांक होता है, कभी अगर पूछा जाए कि अगर किसी में अशुद्धियां वहां पे हो गई तो जो आपका द्रव का क्वथनांक होगा, क्या पूछेगा, अशुद्धियों के कारण जो आपका द्रव का क्वथनांक पे क्या प्रभाव पड़ता है, कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका राइट आंसर क्या बताओगे, आपका बढ़ जाएगा। नोट करना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आप बताओगे, क्वथनांक आपका बढ़ वहां पे जाता है। अगर एक चीज ये भी नोट करना, कभी आपसे ये पूछा गया कि जो आपका ठोस कपूर होता है, क्या होता है, ठोस कपूर, ये पूछ ले कि ठोस कपूर से, यानी कपूर जो वाष्प बनने की प्रक्रिया होती है, ठोस से सीधा वाष्प बन गया, ये कैसी क्रिया होती है, कैसी अब क्रिया होती है, ठोस कपूर से अगर सीधा क्या पूछा जाएगा, ये बताओ वाष्प कपूर, ये जो वाष्प कपूर में बदल गया, ये कैसी क्रिया है जो एग्जाम में आती है, क्या बताओगे, ऊर्ध्वपातन, कैसी क्रिया हो जाएगी, ऊर्ध्वपातन क्रिया हो जाएगी, ऑप्शन सीधा आपका ऊर्ध्वपातन ही वहां पे दिखेगा, उसी पे आपको टिक वहां पे कर देना है। यहाँ तो हमारे केमिस्ट्री क्वेश्चन आपके सारे कंप्लीट हो जाए, यानी 30 क्वेश्चन हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद दोस्तों हमारा अगला आएगा फिजिक्स आता है, जिसके 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इसमें क्या क्या चीजें आपसे, एक क्वेश्चन और रह गया था, तो वो इसमें क्या दिया जा रहा है, निम्न में से कौन सी सारणी परमाणु परमाणु संख्याओं पे आधारित है, निम्न में से कौन सी सारणी परमाणु संख्याओं पे आपकी ये आधारित हो जाएगी, क्वेश्चन ज्यादा हो गए क्या, हाँ ठीक है, क्वेश्चन और बच रहे हैं, केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, तो इसका सीधा राइट आंसर आपको क्या बता देना, ये हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी, आपको बता देना, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और काउंट करते चलना स्कोर कितना आपका पहुंच रहा है, तो अभी अगर आप 40 क्वेश्चन तक वहां पे टच कर पा रहे हो तो तैयारी आपकी वहां पे सही आपकी चल रही है। अब तो एक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा नहीं जाता है कि जो चांदी होती है, अब देखो चांदी क्या होता है, कुछ दिन में काली पड़ जाती है, तो चांदी के काली पड़ जाना, ये कैसी क्रिया होती है, किस वजह से ये चांदी काली पड़ जाती है, तो यहाँ पे सीधा एक ये नोट करना है कि जो चांदी होती है, चांदी दोस्तों जो आपकी काले
रंग की जो यहाँ पे हो जाती है, ये किसके कारण से होती है? तो क्या बताओगे? ये होती है आपके संक्षारण। संक्षारण यहाँ पे नोट कर लेना, संक्षारण वर्ड आपके यहाँ पे हो जाता है। अगर उसको कभी आपसे ये पूछ लिया गया, एक ये भी नोट करना कि भूपर्पटी में, अगर ये कभी पूछा गया कि भूपर्पटी में द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो किसका नाम बताओ, कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो आप बताओगे क्या? ऑक्सीजन का नाम। किसका नाम बताओगे? आप बताना ऑक्सीजन। क्या परसेंटेज होता है? 46.8% यहाँ पे होता है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि भूपर्पटी में पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व कौन सा होता है, आपको ऑक्सीजन का नाम यहाँ पे बता देना है। और कभी अगर आपसे ये चीज पूछ ली गई, अच्छा एक ये बताओ कि अभी तक पाए जाने वाले कुल तत्वों की संख्या बताओ, अभी तक ज्ञात कुल तत्वों की संख्या अगर आपसे पूछ ली जाए तो कितने तत्व ज्ञात हैं? अभी 118 तत्व आप यहाँ पे बता देना। और ये अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए, हीरा एक रासायनिक संरचना, जो आपका हीरा होता है किसकी रासायनिक संरचना आपकी होती है, किसका नाम बताओगे? कार्बन का नाम आपको वहां पे बता देना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ हमारे फिजिक्स क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं। 5 क्वेश्चन हमारा फिजिक्स का भी यहाँ पूछा जाता है। अब ये बताओ निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकाशहीन वस्तु है, जिसमें खुद का प्रकाश नहीं, भाई वो क्या हो जाएगा? प्रकाशहीन वस्तु आपकी यहाँ पे हो जाएगी। अब इनमें से बताना कौन सी प्रकाशहीन है। बताओ, जगमगाता बल्ब, चांद, जलते हुए मोमबत्ती, जुगनू, कौन सा प्रकाशहीन है? तो क्या बताओगे राइट आंसर? जो आपका चांद होता है ना, चांद क्या भाई, कोई प्रकाश यहाँ पे नहीं होता। चांद क्यों चमकता है, चांद क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि जो आपका सूर्य के प्रकाश से ही तो हमें दिखाई पड़ता है। तो चांद का खुद का कोई प्रकाश नहीं होता। सीधा सीधा आप क्या बताओगे? ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। इसके अलावा तो सबके खुद के प्रकाश वहां पे हो जाते हैं, चांद या आपका चांद खुद कोई प्रकाश वहां पे नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आता है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या? हम सभी को पता है कि जो आपका विद्युत आवेश होता है, इसकी एसआई इकाई हम सभी को क्या पता है? कूलाम ही तो होती है। ऑप्शन नंबर 4 आप सीधा राइट आंसर यहाँ बता दोगे। और कभी क्वेश्चन ये पूछा गया, अच्छा एक ये बताओ, एक कूलम बराबर ये आपका क्या हो जाता है? तो 6.242 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन दोस्तों आपका हो जाएगा। 18 इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे हो जाएगा, इतने आवेश के बराबर वहां पे हो जाता है। और दोस्तों कभी अगर ये पूछा जाए, जो आपका ओम होता है, ओम किसका ये मात्रक हो जाएगा? तो ओम दोस्तों होता है प्रतिरोध का। ओम किसका हो जाएगा? प्रतिरोध का मात्रक आप यहाँ पे बता दोगे। और दोस्तों जहां पे ये ओल्ट है ना, ओल्ट किसका हो जाएगा? आप क्या बताओगे? ये हो जाएगा आपका विभवांतर का। ओल्ड किसका होता है? विभवांतर यहाँ पे आप बता देंगे। और दोस्तों ये आपका एम्पियर होता है, ये किसका हो जाएगा? ये बताओगे आप विद्युत धारा का। एम्पियर क्या बताओगे? विद्युत धारा का आप यहाँ पे बता देना। तो ये सारे भी नोट कर लेना। इसका राइट आंसर कूलाम्ब आपका हो जाएगा, जो कि पुणे जटावरों में सीधे सीधे क्वेश्चन हमारे पेपर में आपका ये पूछा गया था। अच्छा ये बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भाई सत्य बताना, 4 चीजें दी जा रही है, इसमें सत्य आपका कौन सा हो जाएगा, ये पूछा गया। एक बार ये एक करके यहाँ पढ़िएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। पहला दिया गया, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम। सर्दियों की तुलना में गर्मियों, यानी कि ध्वनि का वेग अच्छा दिया जा रहा है कि ध्वनि का वेग बताओ क्या होता है। अब ये 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं, तो बताओ कौन सा सत्य आपका हो जाएगा। सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम होता है, भाई ये तो भाई बिल्कुल बात गलत यहाँ पे हो जाएगी। और सर्दी और गर्मियों में एक समान तो हो ही नहीं सकती कभी। मौसम पर निर्भर नहीं है भाई, मौसम पर बिल्कुल निर्भर है। तो सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक, हाँ ये बात बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। जो ध्वनि का वेग होता है दोस्तों, ये गर्मियों में कुछ ज्यादा ही आपका वहां पे होता है। तो राइट आंसर क्या होता है? सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक आपका होता है ध्वनि का वेग, यहाँ पे आपका होता है। ध्वनि का जो वेग होता है, ये माध्यम के तापमान पर बहुत ज्यादा निर्भर वहां पे आपका ये करता है। तो सही राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? कि आप देखोगे कोई वस्तु अगर आप मान लो लकड़ी का वहां पे डाल देते, वो मान लो लकड़ी में, जिससे कि मान लो कोई जल हो गया, कोई तालाब हो गया, अब जो लकड़ी का एक मान लो काफी मोटा सा आप उसी में डाल दो,
या फिर जो मान लो जल में आपकी जो नाव, पानी की नाव होती है, पानी में जो नाव तैर करती है लकड़ी की, अब बताओ वो किस कारण से वहां पे तैरती है, यही चीज हमसे यहाँ पूछी जा रही है। तो क्या बताओगे राइट आंसर, ये होता है भाई उत्प्लावक बल होता है। क्या होता है? उत्प्लावक बल होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यानी जब कोई वस्तु तरल में डाली जाती है उस पर एक जो ऊपर की ओर बल लगता है, वो कैसा बल होता है? आपका उत्प्लावक बल ही वहां पे होता है। अब यह बल तरल द्वारा विस्थापित आयतन के कारण ही वहां पे उत्पन्न होता है। दोस्तों अगर ये मान चलो जैसे कोई ये नाव हो गया, कोई ये आपका बोट हो गया, अब यहाँ पे आपका जल भरा हुआ है, तो ये मान लो नाव तैरा क्यों करती है? इसी वजह तैरा करती है क्योंकि ये जो नाव होती है, ये उतना जितना इसका भार होता है, जितना इसका वेट होता है, उससे ज्यादा ये जल क्या करती है, वहां अलग कर दे, बाहर कर देती, इधर साइड में कर देती। इसी की वजह ये वहां पे तैरा करती है। यही मेन रीजन आपका वहां पे हो जाता है। और ये बल आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत पे आपके आधारित है। अगर कभी पूछा गया कि जो उत्प्लावक बल होता है किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, किसका सिद्धांत नाम बताओगे? आर्किमिडीज का सिद्धांत आपको वहां पे बता देना है। अगला क्वेश्चन आता है कि अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाएगा? सीधा सीधा आंसर याद कर लेना, क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाता है विद्युत रोधी कहा जाता है। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। जैसे तो सबका लकड़ी हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये क्या हो जाते हैं, इनके जो ये अत्यधिक प्रतिरोध वाले होते हैं, यानी इनमें जो विद्युत धारा प्रवाहित वहां पे नहीं होती। आप देखा होगा कि जो लकड़ी होती है, लकड़ी विद्युत धारा आती है, नहीं आती है, क्योंकि इनका प्रतिरोध बहुत ज्यादा आपका वहां पे हो जाता है। तो क्या बताओगे? अभी विद्युत रोधी आपके यहाँ पे हो जाएंगे। अब यहाँ तो हमारे जीके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, और जीके टोटल हमारे 10 क्वेश्चन हमारे पेपर में आपके पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आता है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के किसका नाम बताना है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन हो जाएंगे? भाई हम तो बताएंगे महावीर का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और दोस्तों जो महावीर हैं ये जैन धर्म के कौन से नंबर के अगर पूछा जाए, ये हो जाएंगे दोस्तों 24वें नंबर के आपके हो जाएंगे। 24वें नंबर के हो जाते हैं, और अंतिम तीर्थकार भी यही आपके वहां पे हो जाते हैं। अगर अंतिम का नाम पूछ लिया जाए तब भी यहाँ पे आपको बताना है। अगर कभी आपसे ये पूछा जाए इनका जन्म कब वहां पे हुआ था, जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुआ था? इनका हुआ था वैशाली। क्या लिखोगे? वैशाली के निकट। वैशाली के निकट एक क्या होता है वहां कुंडलपुर गांव है, एक क्या है, कुंडलपुर गांव में इनका जन्म वहां पे हुआ था। अब इनके जो अनुयायी थे ये श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदायों में आपके बट वहां पे गए थे। तो क्या बताओ जन्म 599 में वैशाली के कुंडल ग्राम में इनका जन्म वहां पे हुआ था। कब हुआ था? आपके 599 ईसा पूर्व, वहां पे याद कर लीजिएगा। अगला एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ पे स्थित है? ये सांची स्तूप कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो सांची स्तूप कहाँ पे आपका स्थित हो जाएगा? सीधा बताना भाई, मध्य प्रदेश में आपका स्थित हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में कहाँ पे है भाई? मध्य प्रदेश में एक आपका जो रायसेन जिला है, मध्य प्रदेश के ए में एक आपका रायसेन जिला है, वहां पे आपका स्थित यहाँ पे हो जाएगा। अब इसे किसने बनवाया था? जो आपका ये सांची का स्तूप है, तो क्या बताओगे यहाँ पे? इसे सम्राट अशोक ने, किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने मान लो 3वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में बनवाया था। किसने बनवाया था? अशोक ने बनाया था। कब बनाया था? 3वीं शताब्दी जो चल रही तब इसका निर्माण वहां पे कराया था। और ये दोस्तों जो आपका सांची स्तूप है, यह आपका बौद्ध धर्म का एक प्रमुख स्मारक भी आपका यहाँ पे हो जाता है। और यहाँ पे आपका बौद्ध धर्म की कहानियां तोरण द्वारों पे काफी ज्यादा चर्चित यहाँ पे आपके हो जाती है। और जो आपकी ये सांची स्तूप है, ये आपका यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी आपका वहां पे शामिल हो जाता है। इसी वजह से ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आपको ज्यादा पूछा जाता है। यानी जितने भी आपके यूनेस्को साइट होती हैं, जितने भी आपके दोस्तों आपके यूनेस्को साइट इसमें आती हैं, वो स्थल बहुत ज्यादा हमारे पेपर, उनके चांस ज्यादा रहते हैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के। तो कहाँ पे स्थित है? रायसेन, मध्य प्रदेश के रायसेन आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब एक सवाल ये पूछा जा रहा है चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? इन्होंने की थी किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त के शासनकाल में की थी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। अच्छा दोस्तों ये बताओ जो फायान है, ये फायान क्या हो जाएंगे? ये आपका एक चीनी बौद्ध यात्री था। फायान कौन था? ये आपका एक चीनी बौद्ध यात्री यहाँ पे आपका हो जाएगा। जिसने कब यात्रा की थी? इसने यात्रा कब की थी यहाँ पे बताइएगा? 300
कब यात्रा की थी? इसने यात्रा की थी 399 414 ईसा ईसा पूर्व में। इसने वहां पे ईसा, ये नोट कर लेना, यहाँ पे इन्होंने क्या की थी? भारत की यात्रा यहाँ पे की थी। और ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, जिसे हम लोग विक्रमादित्य के शासन काल में भारत आया था, यानी जो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसे हम लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, उसके शासन काल में भारत यहाँ पे आया था। अब इसका जो मेन उद्देश्य यही था, बौद्ध ग्रंथों की खोज और बौद्ध स्थलों के दर्शन करना, मेन इसका उद्देश्य वहां पे था। अब इसने अपनी यात्रा को विवरण जो है ये आप फो को की में दिया था। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, फायान था जो यहाँ पे यात्रा करने आया था, इसके बारे में कहाँ पे, इसके बारे में कहाँ पे बताया था? तो क्या बताओगे? अपनी यात्रा का जो विवरण था दोस्तों, इसने किसमें बताया था? फो कुओ की। इसमें दोस्तों इसने अपनी यात्रा का विवरण दोस्तों यहाँ पे आपका सारा कुछ वहां पे दिया था कि इसका मेन उद्देश्य क्या था, जितने बौद्ध स्थल थे उनको क्या देखना, और वहां पे जो उनके ग्रंथ थे उनको देखना, इसका मेन उद्देश्य यही था वहां पे। तो क्या बताओ यहाँ पे? चंद्रगुप्त द्वितीय आपका राइट आंसर होना चाहिए। अब ये बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? यानी मुगल साम्राज्य के द्वारा नियोजित पहला शहर कौन सा? दिल्ली, आगरा, इस्लामाबाद, फतेहपुर सीकरी। तो किसका नाम बताओगे? तो आपको सीधा बताना यहाँ पे फतेहपुर सीकरी का नाम बताना। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों ये जो फतेहपुर सीकरी ये कब बसाया गया था? ये बसाया गया था 1571 ईस्वी में। किसके द्वारा बसाया गया था? ये बसाया गया था अकबर के द्वारा। फतेहपुर सीकरी आपका बसाया वहां पे गया था। और ये मुगल साम्राज्य का पहला योजनाबद्ध शहर भी आपका यहाँ पे हो जाता है। अकबर ने इसे अपने गुरु, इनके गुरु का नाम क्या था? शेख सलीम। गुरु कौन थे इनके? शेख सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती के सम्मान में ये फतेहपुर सीकरी शहर वहां पे इन्होंने बसाया था। लेकिन दोस्तों बाद में क्या हुआ, फतेहपुर सीकरी में मान लो वहां पे जल की समस्या बहुत ज्यादा वहां पे होने लगी थी। तो तब क्या हुआ था, ये शहर आपका उस समय वहां पे खाली भी आपका कर दिया गया था। यानी जैसे ये शहर बसाया गया था, शहर बसाने कुछ साल के बाद ही जल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वहां पे होने लगी थी। उसके बाद फतेहपुर सीकरी जो शहर बसाया गया, इसे आपका वहां पे खाली आपका ये कर दिया गया था। तो किसकी मान लो किसके सम्मान में बनाया था? शेख सलीम चिश्ती। याद कब बनाया था? 1571 याद कर लेना। किसने बनवाया था? अकबर के द्वारा ये आपका बनाया गया था। अब ये होता, भारत में लोधी वंश का संस्थापक कौन था? भारत में लोधी वंश का संस्थापक कौन था अगर कभी आपसे पूछा जाए? तो लोधी वंश का संस्थापक किसका नाम बताओगे? बहलोल लोधी का आपको बता देना। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। बहलोल लोधी ने 1451, बहलोल लोधी ने 1451 में लोधी वंश की स्थापना की। अगर कभी पूछ लिया जाए कब इसकी स्थापना की थी, तो 1451 ईस्वी में इसकी स्थापना वहां पे की थी। अब ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश भी था। अगर कभी पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था, यही आपका दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश भी वहां पे हो जाएगा। और दोस्तों जो आपका ये लोधी वंश होता है, जो आपका ये लोधी वंश है, ये आपका अफगान मूल का था। कहाँ का था लोधी वंश? ये आपका अफगान मूल का आपको वहां पे हो जाएगा। और दोस्तों जो आपका एक बहलोल लोधी था, ये बहलोल लोधी इसने मलवा और जौनपुर में क्या किया था? वहां पे विजय प्राप्त की थी। मलवा और जौनपुर में इसने विजय वहां पे प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा, अच्छा ये बताओ आप, करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? करो या मरो ये नारा किसने दिया था? तो क्या बताओगे? करो या मरो का नारा जो दिया गया था, ये महात्मा गांधी के द्वारा वहां पे दिया गया था। और ये नारा इन्होंने कब दिया था? ये दिया था 1942 में। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन वहां पे चल रहा था। जब भारत छोड़ो आंदोलन वहां पे चल रहा था, तो इन्होंने कहा भाई या तो करो या मरो, या तो भाई कुछ कर लो, देश को आजाद करा लो, या फिर जैसे गुलामी में आप लोग रह रहे हो गुलामी में रहो और वैसे आप यहाँ मर जाओ। तब इन्होंने नारा दिया, करो या मरो का नारा वहां पे दिया था। और इसका मेन उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों को भारत से तत्काल हटने से मजबूर करना, मेन इसका उद्देश्य वहां पे इस समय था। और गांधी जी ने मुंबई के आपके ग्वालियर टैंक मैदान में यह घोषणा वहां पे की थी। करो या मरो का नारा कहाँ पे दिया था? अगर कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे? यहाँ पे मुंबई के, कहाँ पे दिया था? मुंबई के एक गवालिया टैंक, गवालिया टैंक का जो मैदान था वहां पे ये नारा इन्होंने दिया था। करो या मरो का अर्थ होता है स्वतंत्रता के लिए अंतिम प्रयास। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अच्छा ये बताओ, करो या मरो
का मेन मतलब क्या था, इसका मेन अर्थ क्या था? तो इसका ये था स्वतंत्रता के लिए अंतिम प्रयास कर लो, या तो हम लोग स्वतंत्र हो जाएंगे या तो हम लोग मर जाएंगे। यही इसका मेन क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, करो या मरो। नारा तभी आपका दिया भाई, या तो स्वतंत्र होंगे या तो मरोगे, या नहीं या तो करेंगे या तो मरेंगे, दो में एक ही चीज होगा, पर होगा जो भी है। तभी क्या हुआ, देश हमारा आजाद उस समय आपका हो गया था। इसके बाद जो आपका एक अगला सवाल ये पूछा गया, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? अब ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर बार बार आपके रिपीट वहां पे हुआ करते हैं। तो स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल किसका नाम बताओगे? ये हो जाएगा सी राजगोपालाचारी का नाम आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों जो ये सी राजगोपालाचारी है, ये पहले भारतीय गवर्नर जनरल आपके वहां पे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पहले भारतीय गवर्नर जनरल हो जाएंगे। और इन्होंने आपका 1948 से 1948 से लेके 1950 तक ये पदभार वहां पे संभाला था। और ये लॉर्ड माउंटबेटन के बाद इस पद पे वहां पे नियुक्त हुए थे। पहले इनके पहले कौन सा ये पद लिया था? लॉर्ड माउंटबेटन थे। उनके बाद कौन आ गया? सी राजगोपालाचारी आपके वहां पे आ जाते हैं। और भारत को गणराज्य बनाने तक उन्होंने यह पदभार वहां पे संभाला हुआ वहां पे था। यानी जब तक भारत गणराज्य नहीं बन गया तब तक ये इस पद पे वहां पे थे। यानी 1948 से 1950 तक ये इस पद पे वहां पे लगातार बने हुए थे वहां पे। अगला सवाल आता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव किसके द्वारा होता है? तो सीधा सीधा क्या बताना, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति होती है किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा ही आपकी वहां पे की जाती है। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए, इनका जो कार्यकाल होता है, अगर इनका कार्यकाल पूछा जाए कितने वर्ष का होता है, तो कार्यकाल क्या बताओगे? कार्यकाल इनका होता है आपका 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का हो जाएगा। या फिर जब तक इनकी उम्र 65 वर्ष वहां पे नहीं हो जाती है, ये इनका कार्यकाल हो जाएगा, यानी 6 वर्ष होगा। या फिर ये, या दोनों में एक कंडीशन वहां पे अप्लाई हो जाएगी, तो 6 वर्ष से पूरा कंप्लीट हो जाए, या फिर मैक्सिमम 65 साल से ज्यादा भी वहां पे नहीं हो सकते। ये दोनों कंडीशन ही वहां पे आपकी अप्लाई होती हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लागू हुआ है? तो राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लागू हो चुका है? क्या बताओगे? सीधा सीधा भाई, ये हुआ 3 बार आपका लागू हुआ है। कब कब हुआ था आपका ये लागू हुआ है दोस्तों? आपका एक 1962 में लागू हुआ था, 1962 के बाद 1971 में आपका ये लागू हो चुका है। इसके बाद आपका एक 1975 में दोस्तों ये आपका लागू हो चुका है, ये आपातकाल लागू हो चुका है। दोस्तों ये आपका जो 1962 में लागू हुआ था, इसमें क्या हुआ था? 1962 में हुआ था चीन युद्ध। 1962 में क्या हुआ? जब आपका चीन युद्ध हुआ था भारत और चीन के बीच, तब आपका आपातकाल वहां पे लागू कर दिया गया था। और 1971 में क्या हुआ था? यहाँ पे पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, तभी आपातकाल आपका लागू कर दिया गया था। और दोस्तों 1975 में क्या हुआ था? यहाँ पे लोग आंतरिक अशांति, यहाँ पे किस वजह से हुआ था? आंतरिक अशांति की वजह से आपका आपातकाल यहाँ पे लागू कर दिया गया था। तो ये 3 बार आपका लागू हुआ था। और क्या रीजन था वो मैंने बता दिया, रीजन भी याद कर लेना, कभी कभी ये भी आपके वो एग्जाम में पूछ लिया वहां पे जाता है। और इसके बाद एक जो हमारा अगला सवाल आता है कि भारत की संविधान सभा की केंद्रीय शक्ति समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो भाई इसका सीधा सीधा याद कर लेना, इसमें ज्यादा कुछ पॉइंट है बताने के लिए, बस सीधा याद करना किसने की थी। जवाहरलाल नेहरू का याद नाम याद कर लेना, कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो आपको सीधा से जवाहरलाल नेहरू का नाम आपको वहां पे बता देना। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों 5 क्वेश्चन आपके यहाँ मैथ के आते हैं। मैथ के क्वेश्चन आपके बिल्कुल वहां पे नॉर्मल आते हैं। अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन आपको आती है, 5 क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप वहां पे आप इनके बना सकते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया, 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 28 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग कितना हो जाएगा? तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो यहाँ पे हमने ये मान लिया कि 8 संख्या दी जा रही है कि 8 क्रमागत विषम संख्या है। किसकी बात हो रही है? विषम संख्याओं की बात हो रही है। औसत 28 है। अगर हम ये मान ले कि यहाँ पे एक हमने मान लिया संख्या, यहाँ पे लिख दिया 28, ये हमारा एक औसत आपका हो गया। और 8 संख्या लेनी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 संख्या आपकी इधर आ जाएंगी, 4 संख्या इधर आ गई, और 4 संख्या आपकी यहाँ पे हो गई। अब ये बताओ 28 के पहले की विषम संख्या क्या यहाँ पे होगी, और 28 के बाद की विषम संख्या क्या होगी? हम एक एक करके यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। तो इधर अगर बात की जाए 28 की, इधर कितनी आ जाएगी? यहाँ पे एक हमारी आगे 29 आ गई, 29 के आगे आपकी 31 हो जाएगी, यहाँ पे आपकी 33 हो गई, यहाँ पे आपकी 35। ये सारी विषम संख्याएं हैं, क्योंकि सवाल हम
क्या बोला गया, विषम संख्या हमारी लेनी है। अब इसके पहले 28 के पहले क्या हो गई, यहाँ पे आपने कहा 27 हो गए, 27 की इधर आपकी 25 हो गई, 25 के पहले यहाँ पे कितनी हो जाए, 25 के पहले यहाँ पे 23 आएगी, यहाँ पे 21 आएगी। अब पूछा क्या जा रहा है, सबसे छोटी 21 हो गई हमारी, और सबसे बड़ी आपकी 35 होगी। अब इन दोनों संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है तो क्या करो, 21 और 35 दोनों जोड़ लो। यहाँ पे हमने क्या किया, 21 और प्लस 35 करो, औसत के लिए क्या हो, बटे 2 कर दोगे, यानी कि कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहाँ पे दो संख्याएं ली जा रही है तो बटे हमने यहाँ पे 2 कर दिया कि दो ही संख्या ली जा रही है। अब इसको जोड़ के बटे 2 कर दो, आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे करो कितना आ जाएगा, 5 1 यहाँ पे कितना हो गया, 5 1 6 हो गया, 2 1 3 आपका हो गया 56। पूछा क्या जा रहा है हमसे, अच्छा यहाँ पे औसत नहीं पूछा गया, सीधा आपसे ये पूछा जा रहा है इनका योग बताओ। ये सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या का योग क्या हो जाएगा, तो 21 प्लस 36 करोगे, 5 1 6 हो गया, 3 2 5 1 6 आपका हो गया। तो इनका योग कितना बताओगे, ये आपका हो गया 56 आपका हो जाएगा। राइट आंसर क्या बताओगे, सीधा सीधा 56, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह बड़ी आसानी से आप सभी के आंसर यहाँ पे आप निकाल सकते हो। अगला सवाल ध्यान देखो क्या दिया जा रहा है, एक नृत्य कक्षा के तीन बेंचों में छात्राओं का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक बेंच में 20 छात्र बढ़ जाते हैं तो अनुपात आपका 4:5:7 में बदल जाता है। तो वृद्धि से पहले तीन बेंचों में छात्रों की कुल संख्या हमसे पूछी जा रही, कुल संख्या बताओ क्या यहाँ पे हो जाएगी। तो क्या बताओगे, सीधा सीधा देखो यहाँ पे दिया पहले अनुपात क्या, 2:3:5, पहले अनुपात क्या दिया गया, 2:3:5 यहाँ पे दिया गया। अब बाद में बोला गया जब इसे 20 छात्र बढ़ जाते हैं, यानी इन सभी में आपके कितने कितने छात्र बढ़ गए, सभी में आपके 20-20 छात्र यहाँ पे बढ़ गए, सभी में 20-20 छात्र जब यहाँ पे बढ़ गए। अब ये रेशियो कितना हो गया, आप कह रहे हो 4:5:7 आपके हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, यहाँ भी देख रहे हो आप 2 बढ़ रहा है, इधर भी आप देख रहे हो 2 बढ़ रहा है, यानी लेकिन यहाँ पे कितना बढ़ रहा है आपका 20 बढ़ रहा है। यानी एक चीज हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका 2 यूनिट है, 2 यूनिट है, ये बराबर आपका दिया गया किसके, 20 के बराबर दिया गया। तो एक यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 10 के बराबर। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, अच्छा ये बताओ आप कि वृद्धि से पहले, यानी ये वृद्धि से पहले पहले पूछा गया है, वृद्धि से पहले तीनों बेंचों में छात्रों की कुल संख्या, अगर इनका अनुपात में पहले योग करो, यानी 2 3 5 5 5 10, यानी हम इनका योग कर रहे हैं, आपका 10 निकल के आ रहा है। तो अगर 1 बराबर 10 के है तो ये मतलब 10 बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुणे 10 सीधा सीधा करोगे, ये आपका 100 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो पहले की संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 100 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सीधा सीधा आप यहाँ पे राइट आंसर आप यहाँ पे बता दोगे। अब ये इनकी स्क्रीनशॉट आप जरूर एक बार ले लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं। अगला सवाल आता है कि एक महिला अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ी है, 3 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु बताओ क्या यहाँ पे हो जाएगी। अब ये बताओ, तो सवाल में क्या दिया गया, 28 वर्ष बड़ी है, 3 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे लिख दे, इधर वुमेन हो गया, इधर आपका सन हो गया, ठीक है। अगर 3 वर्ष बाद हो, यहाँ पे क्या हो, 3 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से दोगुनी, अगर ये पुत्र 1 है, ये दोगुनी कितनी हो गई, मान 2 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आओ, अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ी है, अगर हम यहाँ पे ये मान चलें कि पुत्र की जो उम्र है, अगर हम 28 मान ले यहाँ पे, अब ये 28 साल क्या हो जाएंगे, बड़ी हो जाएंगे, इनकी उम्र क्या हो जाएगी, आप सीधा कहोगे 56 वर्ष यहाँ पे हो जाएगा उम्र ये। अब देखो यहाँ पे ये जो रेशियो दिया, ये जो हमने मान रखा, कब का रखा, ये 3 वर्ष, तीन यही लिखा है, 28 वर्ष बड़ी है, 3 वर्ष में 3 वर्ष बाद का दे रखा हमने। अब ये पूछा जा रहा है पुत्र की वर्तमान आयु, अब पुत्र की वर्तमान आयु हमसे पूछा जा रहा है। अब ये रेशियो दिया गया 3 वर्ष बाद का दिया जा रहा है, तो वर्तमान में क्या हो जाएगा, 3 वर्ष कम आपके हो जाएंगे। तो सीधा सीधा आप क्या कहोगे, वर्तमान के लिए आप कहोगे 3 वर्ष कम कर दो, 28 में जैसे आप 3 माइनस करोगे कितना आ गया, 25 वर्ष आपका आ गया, 25 वर्ष। तो यही 25 वर्ष क्या हो जाएगा, पुत्र की वर्तमान आयु आपकी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यानी बिल्कुल नॉर्मल सवाल आपके यहाँ पे आते हैं। अगर किसी बच्चों को कोई डाउट भी होता है कि भाई हम कैसे तैयारी करें, सिलेक्शन हम ले पाए, तो दोस्तों जो आपका एप्लीकेशन है एनए वाला, सीधा प्ले स्टोर पे जाना, वहां पे आपको सर्च कर लेना, एनए वाला सर्च कर लेना,
वहां पे जितने कंप्लीट नोट्स मैंने आरबी नर्सिंग के दे रखे हैं, उसमें जो आपके ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है अब वो पढ़ना स्टार्ट कर देना, क्योंकि आपके एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आपको बिल्कुल वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। पर जितना टाइम बच रहा है उस पर फोकस आप करना शुरू करो, अगर आपको सिलेक्शन वहां पे लेना है इस बार। और मैथ क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल नॉर्मल आएंगे, अगर थोड़ी बहुत बेसिक कैलकुलेशन आपको पता है ना, आप बड़ी आसानी सभी के आंसर वहां पे ला सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका हो जाता है। अब ये क्वेश्चन भी आपको क्या दिया जा रहा है, पी क्यू और आर भागीदार है, इसमें एक व्यापार में निवेश करते हैं। पी कुल निवेश का 5वां हिस्सा निवेश करता है और क्यू कुल निवेश का आपका 1/4 निवेश करता है। पी क्यू और आर के अलग अलग निवेशों का अनुपात पूछा जा रहा है, बस इसकी लैंग्वेज बड़ी है और है कुछ नहीं सवाल में। देखो सवाल में क्या दिया जा रहा है, पी क्यू और आर एक भागीदार है, उनमें से एक व्यापार में निवेश करते हैं पी कुल निवेश का 5वां हिस्सा। अगर हम यहाँ पी क्यू आर की बात यहाँ पे कर रहे हैं, अब क्यू कुल निवेश अगर हम मान ले, भाई आप कुछ भी मान लो, कुल निवेश आप मान लो सी है हमारा, कुल निवेश हमने क्या मान लिया, सी आपने कुल निवेश आपने मान लिया। अब बताओ पी कितना निवेश कर रहा है, पी जो है कुल निवेश का 5वां हिस्सा, तो यानी कि जो कुल निवेश है इसका 5वां हिस्सा ये मानो निवेश यहाँ पे कर रहा था। क्यों कितना कर रहा है, क्यों कुल निवेश का 1/4, क्यों कितना कर रहा है, इसका 1/4 हिस्सा कर रहा है। अब बताओ आर कितना करेगा, भाई आर तो ये उतना ही करेगा, यानी कि जो आपका टोटल सी है, सी में आप इतना माइनस कर दो, यानी c/5 और प्लस c/4 ये माइनस कर दो, जो यहाँ पे मान निकल के आएगा वो आप कौन करेगा, वो आपका आर करेगा। तो सी में माइनस, जैसे आप ये माइनस करोगे ये कितना मान निकल के आ रहा है, इसे जैसे आप सॉल्व करोगे दोस्तों ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 11c/20, 11c/20 ये इनका रेशियो यहाँ पे आ गया। अब बस सिंपल सा इनका अनुपात यहाँ पे आपको निकाल देना। अब देखो इनके भी, और इनका अनुपात कैसे निकालोगे, अब यहाँ पे P अनुपात Q अनुपात R आपको पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे क्या करो, जो आपका ये 5 4 20 दिया गया, इनका क्या निकाल ले लो, एलसीएम। एलसीएम कितना हो गया आपका, 20 हो गया। अब इनका अनुपात पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे इनका एलसीएम 20 है। अब ये बताओ 5 का भाग 20 में करो कितने बार जाएगा, 5 चौको 20, आप कह रहे हो भाई ये 4 बार गया। अब यहाँ से अनुपात निकाला सीधा, अब 4 का भाग 20 में क्या, 4 पंचे 20। अब ये बता 20 का भाग 20 में कर दोगे भाई एक ही तो आएगा आपको, तो ये पी अनुपात क्यू अनुपात आर का रेशियो कितना निकल के आ जाएगा, तो सीधा सीधा कहोगे आपका कितना है, 4:5:1 आपका हो गया। 4 अनुपात, अच्छा यहाँ ऊपर क्या है 11 लिखा हुआ, तो ये सीधा सीधा 11 ही आपको यहाँ पे लिखा रहेगा। तो 4:5:11 आपको यहाँ पे हो जाएगा, किसमें आ रहा है 4 5 11, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये मैथ की बिल्कुल नॉर्मल है, बस कैलकुलेशन अगर आपको आती है 5 क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप वहां पे बना सकते हो। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। अब ये क्वेश्चन तो मैथ का मैं आपको होमवर्क के लिए यहाँ पे दे रहा हूँ, हर बच्चा ये क्वेश्चन एक बार सोल्व करिएगा, फिर कमेंट बॉक्स में बताना इसका राइट आंसर कितना आपका यहाँ पे आएगा, ताकि हमें पता चले कि भाई जो मैथ है आपकी कैसी चल रही है, तैयारी कैसी चली, आप सिलेक्शन मान लो कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। और टोटल दोस्तों यहाँ मैंने जो 50 क्वेश्चन यहाँ पे करा रखे, कोई बच्चा अगर 40 क्वेश्चन यहाँ पे टच कर रहा है तो उसकी तैयारी बिल्कुल सही चली। और जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ बता रखे सारे आप तैयार करके जाना, जो आपके एग्जाम में जो जो चीजें पूछी जा सकती है वो सारी चीज मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता रखी है। तो एग्जाम तक साथ जुड़े रहना, और जो चीजें मैं बता रहा हूँ बस फॉलो करते रहना, आपके एग्जाम में बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे कल एक अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।